नमस्ते। द यूपीएससी पॉडकास्ट चैनल में आपका स्वागत है। आज हमारी इंडियन पॉलिटी की सीरीज में हम चर्चा करेंगे चैप्टर 91 पर इंपॉर्टेंट डॉक्ट्रिन्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन। आज हम संविधान को समझने के एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत पर बात करने वाले हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी। सुनने में थोड़ा लीगलिस्टिक, थोड़ा टेक्निकल सा लगता है ना? बिल्कुल, लेकिन ये सिद्धांत असल में आप देखें तो डे टू डे गवर्नेंस और लॉ मेकिंग के लिए काफी प्रैक्टिकल है। सोचिए, जैसे संसद या कोई स्टेट लेजिस्लेचर एक कानून बनाती है, बड़ा सोच समझकर काफी डिबेट के बाद हाँ, फिर पता चलता है कि उसका एक छोटा सा हिस्सा, मान लीजिए एक सेक्शन या कोई सब सेक्शन, हमारे फंडामेंटल राइट्स के साथ क्लैश कर रहा है या संविधान के बेसिक प्रिंसिपल्स के खिलाफ जा रहा है। अच्छा। अब सवाल ये उठता है, क्या करें? क्या उस एक प्रॉब्लमैटिक हिस्से की वजह से पूरे कानून को, जिसमें शायद 99% चीजें ठीक हैं, उसे स्क्रैप कर दें या फिर सिर्फ उस गड़बड़ वाले हिस्से को हटा दें? हाँ, ये तो बड़ा प्रैक्टिकल डिलेमा है। जैसे मान लीजिए किसी सोसाइटी ने अपने रूल्स बनाए और उसमें एक रूल पार्किंग को लेकर है जो कुछ लोगों को अनफेयर लगता है। तो क्या पूरी सोसाइटी की रूल बुक ही फाड़ दें या सिर्फ उस पार्किंग वाले रूल पर दोबारा विचार करें या उसे मॉडिफाई करें? प्रिसाइसली, एग्जैक्टली। इसी मुश्किल को सुलझाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी, या जिसे डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेबिलिटी भी कहते हैं, वो इवॉल्व किया है। अच्छा, सेपरेबिलिटी। हाँ, जैसा नाम से पता चल रहा है, सेवरेबिलिटी मतलब अलग करने की क्षमता। ये सिद्धांत कोर्ट को एक तरह की सर्जिकल नाइफ देता है, कह सकते हैं। अच्छा, सेपरेबिलिटी यानी सेवर करना, काटना। तो मतलब कोर्ट प्रॉब्लमैटिक हिस्से को काटकर अलग कर देती है, यही मतलब हुआ? हाँ, सरल शब्दों में कहें तो यही। अगर कानून का वो हिस्सा जो संविधान के खिलाफ है, जिसे ऑफेंडिंग प्रोविजन कहते हैं, उसे कानून के बाकी सही यानी कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्से से लॉजिकली और प्रैक्टिकली अलग किया जा सकता है। तो कोर्ट सिर्फ उसी ऑफेंडिंग प्रोविजन को वॉइड यानी अमान्य या इनइफेक्टिव घोषित करती है, पूरे कानून को नहीं। बाकी कानून लागू रहता है। ये तो काफी सेंसिबल अप्रोच लगती है। मतलब जैसे कहते हैं ना, अगर दाल में कंकड़ आ गया तो पूरी दाल फेंकने की जरूरत नहीं, बस वो कंकड़ निकाल दो, बाकी दाल तो ठीक है। बिल्कुल सही एनालॉजी है। ये सिद्धांत यही कहता है। लेकिन इसी एनालॉजी को आगे बढ़ाएं तो अगर कंकड़ इतने महीन हैं और दाल में ऐसे घुल मिल गए हैं कि उन्हें निकालना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है, हाँ, या निकालने की कोशिश में पूरी दाल ही मैसअप हो जाएगी, तब शायद पूरी दाल ही डिस्कार्ड करनी पड़े। अच्छा। मतलब अगर कानून का इनवैलिड पार्ट उसके वैलिड पार्ट से इतना ज्यादा जुड़ा हुआ है, इनएक्सट्रिकेबली लिंक्ड, कि उसे अलग करना संभव नहीं है, या अलग करने के बाद जो बचा हुआ वैलिड पार्ट है वो अपने आप में स्टैंड अलोन नहीं कर सकता, उसका कोई मतलब ही नहीं रह जाता, हाँ। तो फिर कोर्ट पूरे कानून को ही वॉइड घोषित कर देती है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तो ये सिर्फ काटने की बात नहीं है, ये भी देखना है कि काटने के बाद जो बचा वो वायबल है या नहीं। अच्छा, और इस डॉक्ट्रिन का बेसिस क्या है हमारे संविधान में? क्या ये कहीं एक्सप्लिसिटली लिखा है या इसे इंटरप्रेट करके निकाला गया है? देखिए, ये सीधे तौर पर डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी नाम से संविधान में नहीं लिखा है, लेकिन इसका फाउंडेशन, इसकी नींव बहुत मजबूती से आर्टिकल 13 में मिलती है। आर्टिकल 13, हाँ, ये तो बहुत क्रूशियल है। फंडामेंटल राइट्स चैप्टर का गेटकीपर कहते हैं इसे। ये कहता है कि फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ कोई लॉ नहीं हो सकता। करेक्ट, बिल्कुल। और इसी आर्टिकल 13 के पहले दो क्लॉजेस सेवरेबिलिटी के सिद्धांत की नींव रखते हैं। पहला है आर्टिकल 13(1). ये संविधान लागू होने से पहले के कानूनों की बात करता है, प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉज। अच्छा, जो कानून भारत में 26 जनवरी 1950 से ठीक पहले लागू थे, उनके बारे में ये कहता है कि वो कानून उस हद तक, टू द एक्सटेंट, वॉइड होंगे जिस हद तक वो पार्ट 3 के प्रोविजन से इनकंसिस्टेंट है। उस हद तक। हाँ, ध्यान दीजिए, उस हद तक, पूरा कानून नहीं, सिर्फ इनकंसिस्टेंट हिस्सा। राइट, टू द एक्सटेंट ये फ्रेज ही की है। मतलब अगर कोई पुराना कानून है, मान लीजिए 1935 का, और उसका कोई सेक्शन आज के फंडामेंटल राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 से टकराता है, तो सिर्फ वो सेक्शन वॉइड होगा, पूरा 1935 का कानून नहीं, प्रोवाइडेड कि वो सेक्शन बाकी कानून से अलग किया जा सके। प्रिसाइजली, बिल्कुल सही। फिर आता है आर्टिकल 13(2). ये संविधान लागू होने के बाद बनाए गए कानूनों पर लागू होता है, पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन लॉज। हाँ,
ये स्टेट यानी पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर्स या कोई भी गवर्नमेंट अथॉरिटी को ऐसा कोई भी कानून बनाने से रोकता है जो पार्ट 3 में दिए गए फंडामेंटल राइट्स को छीनता, टेक्स अवे या कम एब्रिज करता हो। राइट। और आर्टिकल 13(2) आगे कहता है कि अगर स्टेट ऐसा कोई कानून बना भी देती है तो वो कानून उस हद तक वॉइड होगा जिस हद तक वो फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन करता तो है। मतलब प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉज हों या पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन लॉज, बिल्कुल। दोनों ही मामलों में हाँ। अगर कोई लॉ फंडामेंटल राइट से क्लैश करता है हाँ तो जरूरी नहीं कि पूरा लॉ ही इनवैलिड हो जाए। हाँ सिर्फ ऑफेंडिंग पार्ट वाइड होगा हाँ अगर उसे बाकी लॉ से सक्सेसफुली सेवर किया जा सकता है। ये हुई ना बात। एग्जैक्टली यही डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी का कोर आइडिया है जो आर्टिकल 13 के स्ट्रक्चर और वर्डिंग से नेचुरली फ्लो करता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रिंसिपल को आरएमडी चमरबाग वाला वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1957 केस में बहुत खूबसूरती से आर्टिकुलेट किया था। अच्छा, आरएमडी चमरबाग वाला। हाँ, कोर्ट ने कहा कि टेस्ट ये है, क्या लेजिस्लेचर ने वैलिड हिस्सा तभी बनाया होता अगर उन्हें पता होता कि दूसरा हिस्सा इनवैलिड हो जाएगा। क्या वैलिड हिस्सा इनवैलिड हिस्से के बिना अपने पैरों पर खड़ा रह सकता है? ये फैसला कोर्ट हवा में नहीं करती, बल्कि कानून के सब्सटेंस, उसके ऑब्जेक्ट और स्कीम को देखकर करती है। ओके, लेट्स अनपैक दिस फर्दर। जब कोर्ट ये देखती है कि कोई हिस्सा सेवरेबल है या नहीं, तो वो किन बातों का ध्यान रखती है? निश्चय ही कुछ गाइडिंग प्रिंसिपल्स या टेस्ट्स होंगे। ऐसा तो नहीं हो सकता है कि ये पूरी तरह जज के सब्जेक्टिव व्यू पर डिपेंड करे? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये आर्बिट्ररी प्रोसेस नहीं है। इसी आरएमडी चमरबाग वाला केस में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ क्लियर प्रोपोजिशंस या रूल्स आउटलाइन किए थे जो कोर्ट्स को गाइड करते हैं सेवरेबिलिटी डिटर्मिन करने में। ये रूल्स बहुत लॉजिकल है। पहला रूल, विधायिका का इरादा, लेजिस्लेटिव इंटेंट। ये सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट है। कोर्ट ये पता लगाने की कोशिश करती है कि कानून बनाने वाली बॉडी मतलब लेजिस्लेचर का इंटेंशन क्या था। क्या लेजिस्लेचर उस कानून के वैलिड हिस्से को इंडिपेंडेंट रूप से लागू करना चाहती थी, भले ही इनवैलिड हिस्सा हटा दिया जाए? क्या वो इनवैलिड हिस्से के बिना भी उस कानून को पास करते? अगर कोर्ट को लगता है कि लेजिस्लेचर का मेन फोकस पूरे कानून पर था और वैलिड हिस्सा इनवैलिड हिस्से के बिना अधूरा है, या लेजिस्लेचर उसे अकेले पास नहीं करती, तो सेवरेबिलिटी नहीं होगी। ये इंटेंशन पता लगाना तो बड़ा मुश्किल काम लगता होगा। सालों पहले बने कानून के लिए लेजिस्लेचर का कलेक्टिव माइंड कैसे पढ़ेंगे? क्या वो पार्लियामेंट्री डिबेट्स देखते हैं? हाँ, इंटेंशन जानने के लिए कोर्ट कई चीजें देखती है, जैसे कानून का इतिहास, उसका स्टेटेड ऑब्जेक्टिव, प्रीएम्बल और जरूरत पड़ने पर पार्लियामेंट्री डिबेट्स भी देखती है। ये सब सुराग देते हैं। टेस्ट यही है, वुड द लेजिस्लेचर हैव इनेक्टेड द वैलिड पार्ट विदाउट द इनवैलिड पार्ट? अगर जवाब हाँ लगता है तो सेवरेबिलिटी की तरफ एक कदम बढ़ता है। दूसरा रूल, अभिन्न रूप से जुड़े होना, इनएक्स्ट्रिकेबली मिक्स्ड। अगर कानून के वैलिड और इनवैलिड प्रोविजंस इतने ज्यादा आपस में गुंथे हुए हैं, इतने क्लोजली कनेक्टेड हैं कि उन्हें एक दूसरे से अलग करना प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। जैसे दाल कंकड़ वाला एग्जाम्पल, या चाय में चीनी। हाँ बिल्कुल। जैसे चाय में चीनी घुल गई है, अब आप फिजिकली चीनी को चाय से अलग नहीं कर सकते। Similarly, if the provisions are so mixed up in substance, then the entire law might fall. लेकिन अगर वो distinct हैं, अलग-अलग पहचाने जा सकते हैं और invalid हिस्सा हटाने के बाद जो बचता है वो अपने आप में एक complete code है, functional है, तो उसे बचाया जा सकता है। मतलब अगर इनवैलिड प्रोविजन हटाने से बचा हुआ कानून मीनिंगलेस या नॉनसेंसिकल बन जाए तो फिर पूरा ही जाएगा। The remaining part must make sense on its own. करेक्ट। It must be capable of standing independently. बिल्कुल। तीसरा रूल, एकल योजना का हिस्सा, पार्ट ऑफ अ सिंगल स्कीम। कभी-कभी ऐसा होता है कि वैलिड और इनवैलिड हिस्से टेक्निकली तो अलग-अलग दिखते हैं, लेकिन वो एक सिंगल इंटीग्रेटेड स्कीम का हिस्सा होते हैं। उनका मकसद एक साथ मिलकर काम करना होता है। अच्छा। जैसे कोई गवर्नमेंट स्कीम है जिसके 5 कंपोनेंट्स हैं और पांचों मिलकर ही स्कीम का ऑब्जेक्टिव पूरा करते हैं। ऐसे में अगर स्कीम का एक क्रिटिकल कंपोनेंट अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाता है तो पूरी स्कीम ही कोलैप्स कर सकती है, भले ही बाकी कंपोनेंट्स टेक्निकली वैलिड हों। Because the scheme itself is defeated. हाँ, ये समझ आता है। जैसे किसी बिल्डिंग का फाउंडेशन ही फॉल्टी निकले तो भले ही दीवारें और छत ठीक हों, पूरी बिल्डिंग अनसेफ हो सकती है। If the parts are independent within a single scheme, the failure of one can doom the whole. बिल्कुल।
The invalidity of a part nullifies the entire scheme. सही कहा। चौथा रूल, बहुत पतला या कटा हुआ बचना, थिन एंड ट्रंकेटेड। ये पिछले वाले से थोड़ा सटल डिफरेंस रखता है। मान लीजिए वैलिड और इनवैलिड हिस्से इंडिपेंडेंट हैं, किसी सिंगल स्कीम का हिस्सा भी नहीं है। लेकिन इनवैलिड हिस्सा इतना सब्सटैंशियल था कि उसे हटाने के बाद जो बचता है वो इतना कमजोर, इतना अधूरा, थिन एंड ट्रंकेटेड रह जाता है कि कानून का मूल कैरेक्टर ही बदल जाता है। वो चीज बचती ही नहीं जो लेजिस्लेचर ने बनाने की सोची थी। अच्छा। तो ऐसे में भी कोर्ट पूरे कानून को रिजेक्ट कर सकती है। मतलब ढांचा ही बदल गया है, जैसे किसी कॉम्प्लेक्स मशीन से उसका कोर प्रोसेसिंग यूनिट ही निकाल दें। तो बाकी पुर्जे भले ही ठीक हों, पर वो मशीन अपना इंटेंडेड फंक्शन नहीं कर सकती। इट्स नो लॉन्गर द थिंग द लेजिस्लेचर क्रिएटेड। Exactly. The remainder becomes something different in substance from what the legislature intended. The court won't create a new weakened law by severing. पांचवा रूल, सार रूप नहीं, substance over form. ये बहुत प्रैक्टिकल रूल है। कोर्ट सिर्फ इस बात पर नहीं जाती कि इनवैलिड प्रोविजन उसी सेक्शन में लिखा है जिसमें वैलिड पार्ट है या अलग सेक्शन में। अच्छा, फॉर्मेलिटी से ज्यादा सब्सटेंस देखा जाता है। कोर्ट पूरे एक्ट को, उसके कॉन्टेक्स्ट को, रेलेवेंट प्रोविजंस के इंटर रिलेशनशिप को एग्जामिन करके फैसला करती है कि क्या वो जेन्युइनली सेपरेबल हैं इन सब्सटेंस। इट्स नॉट अबाउट द प्लेसमेंट ऑफ वर्ड्स ऑन पेपर बट देयर रियल कनेक्शन एंड इफेक्ट। अच्छा, तो लेबलिंग इंपॉर्टेंट नहीं है। ये नहीं कि अलग सेक्शन मतलब पक्का सेवरेबल, सेम सेक्शन मतलब पक्का इनसेपरेबल। एक्चुअल कनेक्शन मैटर्स। करेक्ट। सब्सटेंस प्रिवेल्स ओवर फॉर्म। बिल्कुल। छठा रूल, न्यायिक विधान से बचाव, नो जुडिशियल लेजिस्लेशन। ये सेपरेशन ऑफ पावर्स के प्रिंसिपल से जुड़ा है। हाँ। अगर इनवैलिड हिस्से को हटाने के बाद बचे हुए वैलिड हिस्से को मीनिंगफुल या वर्केबल बनाने के लिए कोर्ट को उसमें कुछ शब्द जोड़ने पड़े या उसका स्ट्रक्चर बदलना पड़े, तो कोर्ट ऐसा नहीं करेगी। ऐसे में पूरा कानून ही रद्द करना होगा। पर क्यों? अगर छोटे मोटे चेंजेस से कानून बच सकता है तो कोर्ट क्यों नहीं कर सकती? ऐसा क्यों? क्योंकि कानून बनाना या बदलना विधायिका लेजिस्लेचर का काम है, न्यायपालिका का नहीं। कोर्ट का काम कानून की व्याख्या करना, इंटरप्रेट, उसे लागू करना, इन्फोर्स, और अगर वो संविधान के खिलाफ है तो उसे रद्द करना, स्ट्राइक डाउन। कोर्ट खुद से कानून लिख या बदल नहीं सकती। ऐसा करना जुडिशियल लेजिस्लेशन कहलाएगा, जो सेपरेशन ऑफ पावर्स के खिलाफ है। If the remaining part needs rewriting to make sense, it's a job for the legislature, not the court. Got it. Court can perform surgery, cut, but cannot perform reconstructive surgery, rewrite or stitch differently. मतलब कोर्ट चीरफाड़ कर सकती है पर टांके नहीं लगा सकती या नया अंग नहीं जोड़ सकती। A very apt way to put it. हाँ, बिल्कुल सही समझा आपने। सातवां रूल, इरादा जानने के स्रोत, sources for determining intent. जैसा कि पहले बात हुई थी कि लेजिस्लेचर का इरादा कैसे पता चलेगा। हाँ। तो कोर्ट इसके लिए कानून का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ द लेजिस्लेशन, उसका उद्देश्य, स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड रीजंस, उसका टाइटल और प्रियम्बल, प्रस्तावना, और रेलेवेंट लेजिस्लेटिव डिबेट्स वगैरह देख सकती है। दीज प्रोवाइड क्लूज अबाउट द पर्पस एंड स्कोप ऑफ द लॉ, helping the court gauge whether the legislature would have wanted the valid part to survive alone. वाओ, ये तो काफी कॉम्प्रहेंसिव सेट ऑफ रूल्स हैं। और ये सब आरएमडी चामरबुग वाला केस से ही निकले हैं। दैट्स क्वाइट अ लैंडमार्क जजमेंट देन। हाँ, ये सातों प्रोपोजिशंस उसी लैंडमार्क केस में सुप्रीम कोर्ट ने सिस्टमैटिकली ले डाउन किए थे, एंड दे रिमेन द गाइडिंग फ्रेमवर्क फॉर कोर्ट्स इवन टुडे व्हेन डीलिंग विद सेवरेबिलिटी। तो अब जरा कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स देखें। केसेस से बात ज्यादा कॉन्क्रीट हो जाती है। कहां-कहां कोर्ट्स ने इन रूल्स को अप्लाई करके कानूनों को बचाया या गिराया। हाँ, बिल्कुल। Several important cases illustrate this doctrine in action. बहुत अच्छे उदाहरण हैं। पहला है A.K. गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास 1950। ये संविधान लागू होने के तुरंत बाद की केसेस में से है। हाँ, सुना है इसके बारे में। इसमें प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट 1950 का सेक्शन 14 चैलेंज हुआ था। ये सेक्शन कहता था कि जिस व्यक्ति को डिटेन किया गया है वो कोर्ट को ये नहीं बता सकता कि उसे किन ग्राउंड्स पर डिटेन किया गया है। अरे, ये तो अजीब बात है। हाँ, कोर्ट ने कहा कि ये प्रोविजन आर्टिकल 22 जो अरेस्ट और डिटेंशन के खिलाफ सेफगार्ड्स देता है का उल्लंघन है, क्योंकि ये जुडिशियल स्क्रूटनी को रोकता है। तो कोर्ट ने सिर्फ सेक्शन 14 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करके स्ट्राइक डाउन किया। अच्छा। लेकिन बाकी प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट को वैलिड रखा। कोर्ट का मानना था कि सेक्शन 14 हटाने से एक्ट का कोर ऑब्जेक्ट या स्ट्रक्चर नहीं बदलता, वो बाकी एक्ट से सेपरेबल था।
अच्छा, मतलब डिटेंशन का कानून रहा, बस वो क्लॉज हट गया जो कोर्ट को ग्राउंड्स जानने से रोक रहा था। सर्जिकल स्ट्राइक, एकदम पिन पॉइंट। एग्जैक्टली। दूसरा केस है स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस FN बालसरा 1951। इसमें बॉम्बे प्रोहिबिशन एक्ट 1949 के कुछ प्रोविजंस चैलेंज हुए थे जो शराब, लिकर की पोजेशन, सेल एटसेट्रा पर रोक लगाते थे। हाँ, प्रोहिबिशन लॉज। कोर्ट ने पाया कि एक्ट के 8 स्पेसिफिक प्रोविजंस फंडामेंटल राइट्स जैसे राइट टू पोजेस प्रॉपर्टी, राइट टू इक्वालिटी का उल्लंघन कर रहे थे। इन 8 प्रोविजंस को कोर्ट ने अल्ट्रावायरस घोषित कर दिया। अल्ट्रावायरस यानी अधिकार क्षेत्र से बाहर। करेक्ट, अधिकार क्षेत्र से बाहर। लेकिन कोर्ट ने कहा कि ये 8 प्रोविजंस बाकी एक्ट से सेपरेबल थे और उनके हटने से बाकी प्रोहिबिशन लॉ के ऑपरेशन पर असर नहीं पड़ रहा था, इसलिए बाकी एक्ट वैलिड रहा। तो प्रोहिबिशन लॉ काफी हद तक लागू रहा, बस कुछ स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शंस जो फंडामेंटल राइट से टकरा रहे थे वो हट गए। करेक्ट, बिल्कुल। फिर आता है RMD चमभोगवाला वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1957, जिसकी हमने इतनी बात की। हाँ, द लैंडमार्क केस। ये प्राइज कॉम्पिटिशंस एक्ट 1955 से जुड़ा था। एक्ट ने प्राइज कंपटीशन को डिफाइन किया था सेक्शन 2D में, और इस डेफिनेशन में स्किल बेस्ड कॉम्पिटिशंस जैसे क्रॉसवर्ड पजल्स जिनमें दिमाग लगता है, और चांस बेस्ड और गैम्बलिंग कॉम्पिटिशंस जैसे लॉटरी जिसमें किस्मत चलती है, दोनों शामिल थे। अच्छा, स्किल और चांस दोनों। हाँ, चैलेंज ये था कि आर्टिकल 19(1)G हमें ट्रेड प्रोफेशन चुनने की फ्रीडम देता है। कोर्ट ने माना कि गैम्बलिंग एक्टिविटीज फंडामेंटल राइट नहीं है, उन्हें स्टेट रिस्ट्रिक्ट या बैन कर सकती है, लेकिन स्किल बेस्ड एक्टिविटीज प्रोटेक्टेड है अंडर आर्टिकल 19(1)G। राइट। तो कोर्ट ने कहा कि सेक्शन 2D की डेफिनेशन सेवरेबल है। जहां तक ये डेफिनेशन स्किल बेस्ड कॉम्पिटिशंस पर लागू होती है, ये इनवैलिड है, वायलेटिंग आर्टिकल 19(1)G। लेकिन जहां तक ये गैम्बलिंग नेचर के कॉम्पिटिशंस पर लागू होती है, ये वैलिड है। Here's where it gets really interesting. मतलब कोर्ट ने एक ही डेफिनेशन को उसके एप्लीकेशन के आधार पर 2 हिस्सों में बांट दिया। ये दिखाता है कि सेवरेबिलिटी कितनी न्यूआंस्ड हो सकती है। इट्स नॉट जस्ट अबाउट कटिंग सेक्शंस बट समटाइम्स अबाउट लिमिटिंग द स्कोप ऑफ अ सिंगल प्रोविजन। क्या बात है। Precisely. It's a classic example of how severance can operate even within a single definition based on its differential impact. बिल्कुल सही पकड़ा आपने। फिर एक और लैंडमार्क केस है मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1980। ये बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के कॉन्टेक्स्ट में बहुत फेमस है। हाँ, मिनर्वा मिल्स। इसमें 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के 2 सेक्शंस, सेक्शन 4 और सेक्शन 55 चैलेंज हुए थे। सेक्शन 4 ने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को फंडामेंटल राइट्स पर कुछ मामलों में सुप्रीमेसी दे दी थी, और सेक्शन 55 ने पार्लियामेंट की कॉन्स्टिट्यूएंट पावर, संविधान बदलने की शक्ति को अनलिमिटेड और नॉन जस्टिसेबल बनाने की कोशिश की थी। हाँ, वो जुडिशियल रिव्यू से बाहर करने की कोशिश। एग्जैक्टली। सुप्रीम कोर्ट ने इन दोनों सेक्शंस को स्ट्राइक डाउन कर दिया, ये कहते हुए कि ये पार्लियामेंट की लिमिटेड अमेंडिंग पावर के बाहर है और संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को डैमेज करते हैं। लेकिन कोर्ट ने बाकी 42nd अमेंडमेंट एक्ट को वैलिड माना। यानी 42nd अमेंडमेंट, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, उसके 2 सबसे कंट्रोवर्शियल हिस्से हटा दिए गए, पर बाकी अमेंडमेंट जिसमें और भी कई बदलाव थे वो लागू रहा। सेवरेबिलिटी ने यहाँ भी बड़ा रोल प्ले किया। हाँ, बिल्कुल। और आखिरी एग्जाम्पल लेते हैं किहोतो हॉलोहैन वर्सेस जाचिलू 1992, जिसे पॉपुलर डिफेक्शन केस भी कहते हैं। एंटी डिफेक्शन लॉ वाला। हाँ, वही। ये 10th शेड्यूल एंटी डिफेक्शन लॉ से जुड़ा है जो 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985 से आया था। इसमें 10th शेड्यूल के पैराग्राफ 7 को चैलेंज किया गया। पैरा 7 कहता था कि दल बदल के आधार पर डिस्क्वालिफिकेशन के मामले में सदन के स्पीकर या चेयरमैन का फैसला फाइनल होगा और उसे किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकेगा। अच्छा, मतलब आउस्टर ऑफ जुडिशियल रिव्यू क्लॉज। बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये प्रोविजन जुडिशियल रिव्यू को एक्सक्लूड करता है, जो बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है, और ऐसा बदलाव करने के लिए आर्टिकल 368-2 के तहत आधे राज्यों की विधानसभाओं से रैटिफिकेशन चाहिए था, जो नहीं लिया गया था। तो
इसलिए कोर्ट ने पैरा 7 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया। लेकिन एंटी डिफेक्शन लॉ तो आज भी लागू है। हाँ, क्योंकि कोर्ट ने कहा कि पैरा 7 सेपरेबल है, उसके बिना भी 10 स्केड्यूल का मेन मैकेनिज्म डिस्क्वालिफिकेशन प्रोसेस ऑपरेट कर सकता है। पैरा 7 हटाने से एंटी डिफेक्शन लॉ का कोर पर्पस खत्म नहीं हुआ, बस स्पीकर के डिसीजन को जुडिशियल रिव्यू के दायरे में लाया गया। सो द लॉ सर्वाइव्ड बट द क्लॉज बारिंग जुडिशियल स्क्रूटनी वाज सेवर्ड। तो ये सारे एग्जाम्पल्स देखकर लगता है कि डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी वाकई कोर्ट के हाथ में एक इम्पॉर्टेंट, बल्कि कहे तो एक सर्जिकल टूल है। ये कानून के अनहेल्दी पार्ट को हटाकर बाकी हेल्दी पार्ट को बचाने का तरीका है। इट्स लाइक जुडिशियल सर्जरी, रिमूविंग द ट्यूमर विदाउट किलिंग द पेशेंट। बिल्कुल, आपने बहुत सही कहा। ये जुडिशियल रिव्यू का एक बहुत रिफाइंड एस्पेक्ट है। ये एक डेलिकेट बैलेंसिंग एक्ट है। एक तरफ ये संविधान की सुप्रेमेसी, खासकर फंडामेंटल राइट्स की सैंक्टिटी को बनाए रखता है। ये इंश्योर करता है कि कोई भी कानून संविधान से ऊपर ना हो। दूसरी तरफ ये विधायिका द्वारा किए गए लेजिस्लेटिव वर्क का भी सम्मान करता है। अगर कानून का बड़ा हिस्सा कॉन्स्टिट्यूशनली परमिसिबल है, यूजफुल है, तो उसे सिर्फ एक छोटे से फ्लॉ की वजह से पूरी तरह रिजेक्ट कर देना पब्लिक इंटरेस्ट में भी नहीं होता। सही बात है। So it saves what is constitutionally permissible and functional while striking down only what is impermissible. It prevents the baby from being thrown out with the bathwater, जैसा कहते हैं। ये समझना वाकई दिलचस्प था कि कैसे कोर्ट्स कानूनों को डाइसेक्ट करती हैं और उन्हें संविधान के फ्रेमवर्क में फिट करने की कोशिश करती हैं। सेवरेबिलिटी का कॉन्सेप्ट अब काफी हद तक क्लियर हो गया है। हाँ, और ये कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन के टूल बॉक्स का सिर्फ एक टूल है। इसके अलावा भी कई इंपॉर्टेंट डॉक्ट्रिन्स हैं, जैसे पिथन सब्सटेंस, कलरेबल लेजिस्लेशन, डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स, हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन, जिनका इस्तेमाल करके कोर्ट्स संविधान को इंटरप्रेट करती हैं और लॉज की वैलिडिटी तय करती हैं। Each doctrine serves a specific purpose in navigating the complexities of constitutional law. चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब हम डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर पर चर्चा करेंगे। ये डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर सुनने में लगता है कोई भारी भरकम सी लीगल चीज है, पर आइडिया शायद उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। वेव करने का मतलब क्या होता है डे टू डे लाइफ में? बिल्कुल, डे टू डे लाइफ से ही समझते हैं। वेवर मतलब अपनी मर्जी से जानते बूझते अपना कोई हक, कोई फायदा या कोई क्लेम छोड़ देना। जैसे मान लो आपके पास किसी कॉन्सर्ट का वीआईपी पास है, लेकिन आप अपने दोस्त को दे देते हो, कहते हो यार तू चला जा, मुझे नहीं जाना। हाँ। आपने अपना वीआईपी एक्सेस वेव कर दिया। अच्छा। या कभी फैमिली प्रॉपर्टी की बात होती है और कोई भाई बहन कह देता है मुझे इसमें हिस्सा नहीं चाहिए, तुम लोग रख लो। ये भी एक तरह का वेवर है, अपना लीगल राइट जानबूझकर छोड़ देना। ओके, समझ गई। मतलब वॉलंटरीली गिविंग अप समथिंग यूर एंटाइटल्ड टू। लेकिन इसमें ये जानबूझकर और पूरी जानकारी के साथ वाली बात जरूरी है ना? एब्सोल्युटली क्रूशियल। वेवर तभी वैलिड माना जाता है जब दो शर्तें पूरी हों। एक, आपको पता हो कि आपका हक क्या है, फुली इन्फॉर्म्ड होना चाहिए। दूसरा, आप साफ इरादे से बिना किसी दबाव के उसे छोड़ रहे हों, इंटेंशनल रिलिंक्विशमेंट। ऐसा नहीं कि कोई आपको बेवकूफ बना दे या डरा धमकाकर कुछ छुड़वा ले और उसे वेवर कह दें। अच्छा। जैसे अगर कोई लैंडलॉर्ड आपसे धोखे से साइन करवा ले कि आप अगले 6 महीने किराया नहीं मांगेंगे, तो वो वैलिड वेवर नहीं होगा अगर आपको पूरी बात नहीं पता थी या आप पर दबाव था। हाँ, सही है। नॉलेज और इंटेंशन, ये दो पिलर्स हैं वेवर के। राइट। ये नहीं कि बाद में पता चले अरे यार मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरा ये भी राइट था या मुझसे तो जबरदस्ती करवाया गया। हाँ। चलो, ये तो हुआ वेवर का बेसिक मतलब। अब आते हैं असली सवाल पर। फंडामेंटल राइट्स, हमारे मौलिक अधिकार जो कॉन्स्टिट्यूशन हमें देता है, क्या हम उन्हें वेव कर सकते हैं? क्या कोई इंडियन सिटीजन कह सकता है कि मुझे मेरा राइट टू इक्वालिटी नहीं चाहिए, सरकार मेरे साथ भेदभाव कर सकती है, या मेरा राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच मुझे नहीं चाहिए, मुझे चुप करा दो? यहीं पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक बहुत क्लियर और फर्म स्टैंड लेता है। जवाब है नहीं। भारत में आप अपने फंडामेंटल राइट्स को वेव नहीं कर सकते। एब्सोल्युटली नॉट। नहीं, संविधान इसकी इजाजत बिल्कुल नहीं देता। अमीर व्यक्ति है, वो कहे मुझे सरकारी सब्सिडीज में बराबरी का हक नहीं चाहिए, मेरा हिस्सा किसी गरीब को दे दो, या कोई स्टूडेंट कहे मुझे एडमिशन प्रोसेस में कोई रिजर्वेशन बेनिफिट नहीं चाहिए, मैं जनरल कैटेगरी में ही कम्पीट करूंगी। इसमें क्या हर्ज है? ये तो पर्सनल चॉइस लग रही है। देखने में पर्सनल चॉइस लगती है, लेकिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट्स को सिर्फ पर्सनल बेनिफिट्स की तरह नहीं देखता। इसके पीछे एक बहुत गहरी सोच है। भारत में फंडामेंटल राइट्स को पब्लिक पॉलिसी का हिस्सा माना जाता है।
पब्लिक पॉलिसी। हाँ, ये सिर्फ व्यक्ति के अधिकार नहीं है, बल्कि ये उस समाज का फाउंडेशन है जो संविधान बनाना चाहता है। एक ऐसा समाज जो जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी पर आधारित हो। इन्हें स्टेट यानी सरकार पर डाली गई एक मैंडेटरी ऑब्लिगेशन माना गया है। ये सरकार की ड्यूटी है कि वो इन अधिकारों का सम्मान करे और इन्हें प्रोटेक्ट करे। अच्छा, स्टेट की ड्यूटी। हाँ, और कोई एक नागरिक अपनी मर्जी से सरकार को इस ड्यूटी से मुक्त नहीं कर सकता। अच्छा, तो ये सिर्फ मेरा अधिकार नहीं बल्कि समाज का ढांचा है। मतलब ये सिर्फ मेरे लिए नहीं है, ये स्टेट की पावर पर एक चेक है जिसे मैं खुद नहीं हटा सकती। जैसे मैं ट्रैफिक पुलिस को ये नहीं कह सकती कि आज मुझ पर हेलमेट ना पहनने का फाइन मत लगाओ, मैं अपना सेफ्टी का राइट वेव करती हूँ, क्योंकि वो रूल सिर्फ मेरी सेफ्टी के लिए नहीं, ओवरऑल रोड डिसिप्लिन के लिए है। प्रिसाइजली, क्या बढ़िया एनालॉजी दी है। फंडामेंटल राइट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस के ट्रैफिक रूल्स जैसे हैं। ये स्टेट को बताते हैं कि उसकी हदें क्या हैं और नागरिकों को एक बेसिक मिनिमम प्रोटेक्शन देते हैं। अगर लोगों को इन्हें वेव करने की छूट दे दी जाए तो सोचिए क्या हो सकता है। दबाव में, लालच में या सिर्फ जानकारी की कमी के कारण बहुत से लोग, खासकर वल्नरेबल सेक्शंस, अपने राइट्स छोड़ने को तैयार हो सकते हैं। हाँ, ये तो खतरनाक हो सकता है। इससे तो पूरा कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर ही हिल जाएगा। यहीं पर इंडिया और यूएस में फर्क आ जाता है। यूएस में कुछ सिचुएशंस में फंडामेंटल राइट्स वेव किए जा सकते हैं, उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल फिलॉसफी थोड़ी अलग है। तो इंडिया में बेसिकली डॉक्ट्रिन ऑफ नॉन वेवर अप्लाई होता है फंडामेंटल राइट्स पे। मतलब आप इन्हें छोड़ ही नहीं सकते, ये आपसे चिपके हुए हैं, लाइक योर शैडो। एग्जैक्टली, आप इन्हें छोड़ना भी चाहें तो संविधान आपको इजाजत नहीं देता। जाहिर है सुप्रीम कोर्ट ने इस पे जरूर कुछ कहा होगा। कोई बड़ा केस तो होगा ही जिसने इस पोजीशन को सीमेंट किया हो। हाँ, बिल्कुल। द लैंडमार्क केस है बशेश्वर नाथ वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स 1958। अच्छा, बशेश्वर नाथ 1958। हाँ, ये केस इस मुद्दे पर बाइबल की तरह है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बहुत डिटेल में बताया कि फंडामेंटल राइट्स क्यों वेव नहीं किए जा सकते। कोर्ट ने कई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रखे, चलिए उन्हें एक एक करके देखते हैं। ठीक है। पहला, कोर्ट ने साफ कहा फंडामेंटल राइट्स वेव नहीं हो सकते। ओके। क्यों? क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में लिखे गए महान उद्देश्यों, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, इनको अचीव करने के लिए जरूरी हैं। ये सिर्फ इंडिविजुअल बेनिफिट्स नहीं, बल्कि कॉन्स्टिट्यूशनल गोल्स हैं, और ये स्टेट पर मैंडेटरी हैं। स्टेट की ये ड्यूटी है जिसे कोई नागरिक माफ नहीं कर सकता। आप सरकार को ये डिस्काउंट नहीं दे सकते कि चलो मेरे केस में संविधान फॉलो मत करो। मतलब ये राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन के कोर विजन से जुड़े हैं, सिर्फ लीगल टेक्निकलिटीज नहीं है। ये स्टेट की पावर को लिमिट करते हैं और वो लिमिटेशन हटाई नहीं जा सकती। बिल्कुल। दूसरा पॉइंट, कोर्ट ने कहा कि अमेरिकन मॉडल भारत में नहीं चलेगा। यूएस कोर्ट्स ने वेवर का जो कॉन्सेप्ट डेवलप किया है वो उनके अपने हिस्टोरिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्टेक्स्ट में है। भारत का कॉन्टेक्स्ट? हमारी सोशल रियलिटीज, हमारी हिस्ट्री, हमारे संविधान का स्ट्रक्चर वो अलग है। इसलिए हम आंख बंद करके अमेरिकन अप्रोच कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते। हमें अपनी परिस्थितियों के हिसाब से इंटरप्रिटेशन करनी होगी। ये बात भी सही है, हर देश का अपना कॉन्टेक्स्ट होता है, ब्लाइंडली कॉपी करना खतरनाक हो सकता है। तीसरा और शायद सबसे क्रूशियल पॉइंट, कोर्ट ने पब्लिक पॉलिसी का सिद्धांत रखा। हाँ, ये आपने पहले भी मेंशन किया था। हाँ, कोर्ट ने कहा फंडामेंटल राइट्स को संविधान में सिर्फ व्यक्ति के निजी फायदे के लिए नहीं डाला गया है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिसी का हिस्सा है। ये एक तरह के पब्लिक राइट्स हैं जो पूरे समाज के कलेक्टिव वेलबींग के लिए हैं। और लीगल प्रिंसिपल ये है कि जहां पब्लिक पॉलिसी इन्वॉल्व होती है वहां आप वेवर का आर्ग्यूमेंट नहीं लगा सकते। आप पब्लिक पॉलिसी को वेव नहीं कर सकते। पब्लिक पॉलिसी, ये सुनने में थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट लगता है। मतलब इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन क्या है कि अगर एक व्यक्ति अपना राइट छोड़ता है तो उसका असर सिर्फ उस पर नहीं बल्कि पूरे समाज पर पड़ सकता है। जैसे अगर फैक्ट्रीज में मजदूरों को मिनिमम वेज का राइट वेव करने दिया जाए तो धीरे धीरे सभी मजदूरों की वेजेस कम हो सकती हैं, एक्सप्लॉयटेशन बढ़ सकता है। एग्जैक्टली, लगी है स्लिपरी स्लोप आर्ग्यूमेंट। अगर एक को इजाजत दी तो कहाँ रुकेगा? ये समाज के कलेक्टिव इंटरेस्ट की बात है। अगर वेवर अलाउ किया तो पावर इम्बैलेंस का फायदा उठाया जा सकता है। अमीर या पावरफुल लोग गरीबों या कमजोरों को उनके राइट्स वेव करने पर मजबूर कर सकते हैं या लुभा सकते हैं। हाँ, ये तो हो सकता है। इससे समाज में इनइक्वालिटी और बढ़ेगी। इसलिए पॉलिसी के तौर पर इसे अलाउ ही नहीं किया गया।
चौथा पॉइंट, कोर्ट ने उदाहरण भी दिए स्पेसिफिक आर्टिकल्स के, जैसे आर्टिकल 15(1) स्टेट धर्म, जाति, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। आर्टिकल 20 अपराधों के लिए कन्विक्शन के खिलाफ प्रोटेक्शन, जैसे एक ही जुर्म के लिए 2 बार सजा नहीं, डबल जेपडी। आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। कोर्ट ने पूछा, क्या कोई नागरिक कह सकता है, हाँ स्टेट तो मेरे साथ भेदभाव कर सकते हो, या हाँ मुझे डबल जेपडी से प्रोटेक्शन नहीं चाहिए, चलाओ मुझ पे दोबारा मुकदमा, या सबसे ज्यादा चिलिंगली, मुझे राइट टू लाइफ नहीं चाहिए। ये तो सोचने में भी absurd लगता है। कोई अपनी जान का हक या भेदभाव से बचने का हक कैसे छोड़ सकता है? ये तो इंसान होने की बेसिक कंडीशंस है। ये एग्जाम्पल सच में पॉइंट ड्राइव होम करता है कि ये राइट्स कितने फंडामेंटल हैं। बिल्कुल। पांचवा, कोर्ट ने कहा कि इंडिया में यूएस की तरह कोई डिस्टिंक्शन नहीं किया जा सकता कि कौन सा राइट प्योरली इंडिविजुअल बेनिफिट के लिए है और कौन सा पब्लिक इंटरेस्ट में। अमेरिका में शायद ये बहस होती हो, पर भारत में कोर्ट ने कहा सारे फंडामेंटल राइट्स पब्लिक पॉलिसी का हिस्सा हैं और नॉन वेवेबल हैं। कोई हायरार्की नहीं है इस मामले में। मतलब सब बराबर इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द नॉन वेवर पर्सपेक्टिव। राइट। और छठा पॉइंट जो भारत के कॉन्टेक्स्ट में बहुत रेलेवेंट है, कोर्ट ने कहा कि इंडिया एक नेसेंट डेमोक्रेसी, नवजात लोकतंत्र है। नेसेंट डेमोक्रेसी 1958 में। हाँ, उस समय के हिसाब से कोर्ट ने कहा कि हमारी सोशल, इकोनॉमिक, एजुकेशनल और पॉलिटिकल रियलिटीज को देखते हुए, जहां गरीबी, अशिक्षा, जातिवाद और कई तरह की इनइक्वालिटीज मौजूद हैं, सुप्रीम कोर्ट की ये सेक्रेड ड्यूटी है कि वो इन फंडामेंटल राइट्स को सख्ती से प्रोटेक्ट करे। ये नेसेंट डेमोक्रेसी वाला आर्ग्यूमेंट, क्या ये आज भी उतना ही वैलिड है? 1958 में शायद हम ज्यादा नेसेंट थे, पर अब 70 साल से ज्यादा हो गए हैं। क्या आज भी हम ये कह सकते हैं कि लोग इतने अनअवेयर या वल्नरेबल हैं कि उन्हें अपने राइट्स वेव करने की इजाजत नहीं देनी चाहिए? कहीं ये पैटर्नलिस्टिक तो नहीं है कि स्टेट तय कर रहा है कि मेरे लिए क्या अच्छा है? ये एक वैलिड क्वेश्चन है और डिबेट का विषय भी है। टेक्निकली नेसेंट का लेबल शायद उतना फिट ना बैठे आज, लेकिन क्या वो अंडरलाइंग कंडीशंस, पॉवर्टी, इनइक्वालिटी, लैक ऑफ अवेयरनेस इन लार्ज सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, पावर इम्बैलेंसेस, क्या वो पूरी तरह खत्म हो गई हैं? शायद नहीं। शायद नहीं। हाँ, सुप्रीम कोर्ट आज भी मानता है कि ये कंडीशंस काफी हद तक मौजूद हैं, और जब तक ये हैं तब तक फंडामेंटल राइट्स को नॉन वेवेबल रखना शायद एक जरूरी सेफगार्ड है। ये पैटर्नलिस्टिक लग सकता है, लेकिन इसका गोल प्रोटेक्शन है, खासकर उन लोगों का जो वल्नरेबल पोजीशंस में हैं। कोर्ट यहाँ एक गार्डियन की भूमिका निभा रहा है, ये सुनिश्चित करने के लिए कि कोई मजबूरी में या अज्ञानता में अपने बेसिक राइट्स ना खो दें। पॉइंट टेकन, कॉन्टेक्स्ट इज की। तो बाशेश्वरनाथ केस ने तो मामला काफी हद तक सेटल कर दिया। क्या इसके बाद भी कुछ इंपॉर्टेंट केसेस आए हैं जिन्होंने इसी प्रिंसिपल को रीइंफोर्स किया हो? हाँ, कई केसेस हैं। बाशेश्वरनाथ फाउंडेशन है और बाद के केसेस ने उस फाउंडेशन पर इमारत खड़ी की है, आप कह सकते हैं। अच्छा। जैसे उससे पहले भी बहरम खुर्शीद पैसेका वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे 1954 में कोर्ट ने कहा था कि एक क्रिमिनल ट्रायल में अक्यूज्ड अपने फंडामेंटल राइट्स वेव करके खुद को दोषी नहीं ठहरा सकता, प्रोसेस फॉलो करना ही होगा। मतलब कोई ये नहीं कह सकता कि हाँ मैंने जुर्म किया है, मेरे राइट्स भूल जाओ, जल्दी से सजा सुना दो। शायद कोई दबाव में ऐसा कह दें या लीगल प्रोसेस से बचने के लिए। कोर्ट कह रहे नहीं, आपके राइट्स रहेंगे, प्रोसीजर फॉलो होगा। एग्जैक्टली। फिर बाशेश्वरनाथ 1958 तो हमने देख ही लिया, इनकम टैक्स सेटलमेंट एग्रीमेंट में आर्टिकल 14 वेव नहीं कर सकते थे। फिर आता है बहुत फेमस केस ओल्गा टेलिस वर्सेस बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन 1985, जिसे पेवमेंट ड्वेलर्स केस कहते हैं। हाँ, ये सुना है मैंने, पेवमेंट ड्वेलर्स केस। हाँ, मुंबई में फुटपाथ पर रहने वालों को हटाने का नोटिस मिला। उन्होंने कहीं पहले शायद कहा था कि अगर उन्हें हटाया जाता है तो वे विरोध नहीं करेंगे। जब मामला कोर्ट में गया तो कॉर्पोरेशन ने कहा इन्होंने तो अपना राइट वेव कर दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फिर से कहा फंडामेंटल राइट्स वेव नहीं किए जा सकते, चाहे आपने पहले कुछ भी कहा हो या किया हो। अच्छा। और कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ एस्टॉपल का सिद्धांत लागू नहीं होता। एस्टॉपल ये वही है ना कि आप अपनी बात से मुकर नहीं सकते। मतलब अगर मैंने पहले कहा हाँ हटा दो, तो मैं बाद में नहीं हटा सकते नहीं कह सकती। लेकिन कोर्ट कह रहा है फंडामेंटल राइट्स के मामले में ये रूल अप्लाई नहीं होता। अगर मैंने पहले हाँ भी कह दी, तब भी मैं बाद में अपना राइट टू लाइवलीहुड, जो आर्टिकल 21 का हिस्सा माना गया है इस केस में, क्लेम कर सकती हूँ। वाओ, ये तो बहुत पावरफुल प्रोटेक्शन है, खासकर गरीबों और बेघरों के लिए जो शायद मजबूरी में कुछ भी कह देते हैं। बिल्कुल, एस्टॉपल कैन नॉट बी इन्वोक्ड अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन।
आपकी पिछली बात या एक्शन आपको आपके मौलिक अधिकार से वंचित नहीं कर सकता। ओल्गा टेलिस में कोर्ट ने यह भी एम्फसाइज किया कि फंडामेंटल राइट्स सिर्फ इंडिविजुअल बेनिफिट के लिए नहीं है, बल्कि एक कम्युनिटी के लार्जर इंटरेस्ट को भी सर्व करते हैं। पेवमेंट ड्वेलर्स का मुद्दा सिर्फ उन कुछ लोगों का नहीं, बल्कि अर्बन पॉवर्टी, हाउसिंग और राइट टू लाइवलीहुड जैसे बड़े सोशल इश्यूज से जुड़ा था। ये ओल्गा टेलिस केस सच में दिखाता है कि कैसे नॉन वेवर का प्रिंसिपल वल्नरेबल ग्रुप्स के लिए एक शील्ड का काम करता है। हाँ, और एक और केस देख लेते हैं, नरसिंह पाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2000। ओके। इस केस में कोर्ट ने बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड्स यूज किए। कहा कि फंडामेंटल राइट्स को बार्टर्ड अवे, सौदेबाजी करके छोड़ा नहीं जा सकता। बार्टर्ड अवे? हाँ, उनसे कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता और इनके खिलाफ एस्टॉपल नहीं लगाया जा सकता। बार्टर्ड अवे, कॉम्प्रोमाइज, ये शब्द दिखाते हैं कि कोर्ट इन राइट्स को नॉन निगोशिएबल मानता है। ये कोई कमोडिटी नहीं है जिन्हें मार्केट में ट्रेड किया जा सके। तो लब्बो लुबाब ये है कि इंडिया में जहां तक फंडामेंटल राइट्स का सवाल है, वेवर का दरवाजा बंद है। यू आर स्टक विद योर राइट्स वेदर यू लाइक इट और नॉट। ये एक तरह से परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशनल शील्ड है। यस, ओनली पब्लिक पॉलिसी और स्टेट ऑब्लिगेशन वाला एंगल सबसे इंपॉर्टेंट टेक अवे है। हाँ, ये दिखाता है कि ये राइट्स सिर्फ इंडिविजुअल एंटाइटलमेंट्स नहीं है, बल्कि ये हमारे समाज के स्ट्रक्चर और कॉन्स्टिट्यूशनल एथिक्स की बुनियाद हैं। ये स्टेट की पावर पर एक जरूरी चेक है, जिसे स्टेट ये कहकर बाईपास नहीं कर सकता कि सिटीजन ने खुद ही वेव कर दिया। सही बात है। और ये नागरिकों के लिए भी एक प्रोटेक्शन है, खुद अपने आप से भी। स्पेशली इन अ डाइवर्स एंड अनइक्वल कंट्री लाइक इंडिया, ये प्रिंसिपल एक्सप्लॉयटेशन को रोकने और ह्यूमन डिग्निटी को बनाए रखने के लिए वाइटल है। ये सुनिश्चित करता है कि पावर इक्वेशंस चाहे कितने भी स्क्यूड क्यों ना हो, हर नागरिक के पास एक बेसिक लेवल ऑफ राइट्स हमेशा रहेंगे जिन्हें कोई छीन नहीं सकता, यहां तक कि वो खुद भी नहीं छोड़ सकता। चलिए, डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर की एक कहानी तो साफ हो गई, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम चर्चा करेंगे डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स पर। जी, ये संविधान के आर्टिकल 13(1) से जुड़ा एक बड़ा ही मतलब दिलचस्प कॉन्सेप्ट है, खासकर जब बात आती है उन कानूनों की जो संविधान लागू होने से पहले से मौजूद थे। हाँ, प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज। और अब हमारे मौलिक अधिकारों यानी फंडामेंटल राइट से कहीं ना कहीं टकरा रहे हैं। बिल्कुल। तो आज की हमारी इस बातचीत का मिशन है ये समझना कि ये एक्लिप्स या ग्रहण का सिद्धांत आखिर है क्या, ये कैसे काम करता है, कहाँ से इसकी शुरुआत हुई और क्या ये सिर्फ पुराने कानूनों पर ही लगता है या नए पर भी। सोर्सेज हमारे पास है, चलिए इनको खोलते हैं और देखते हैं इनमें क्या छिपा है। जरूर। सबसे पहले ये सिद्धांत कहता क्या है। देखिए, इसका कोर आइडिया ये है कि संविधान से पहले का कोई कानून, प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, अगर किसी फंडामेंटल राइट के खिलाफ पाया जाता है तो वो कानून पूरी तरह से मतलब खत्म नहीं हो जाता। हाँ, वॉइड एब इनिशियो नहीं होता। एग्जैक्टली, वॉइड एब इनिशियो यानी शुरू से ही बेकार नहीं माना जाता। आप सोचिए, जैसे सूरज पर ग्रहण लगता है तो सूरज कहीं गायब थोड़ी हो जाता है। नहीं, बिल्कुल नहीं। बस कुछ देर के लिए चांद की छाया में छिप जाता है। बिल्कुल वैसे ही ये पुराना कानून उस फंडामेंटल राइट की छाया में आ जाता है, डॉर्मेंट हो जाता है, निष्क्रिय हो जाता है, लेकिन स्टैट्यूट बुक से यानी कानून की किताब से मिटता नहीं है। हाँ, ये डॉर्मेंट वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लीजिए किसी पुराने जमाने का कोई पारिवारिक नियम था कि बहू रात को 8 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकलेगी। अब नई पीढ़ी आई, संविधान आया, सबको घूमने फिरने काम करने की आजादी मिली, फंडामेंटल राइट्स मिले। हाँ, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21। तो अब वो पुराना नियम उस बहू पर लागू नहीं हो सकता जो अपना करियर बना रही है या देर तक काम करती है। पर क्या वो नियम पूरी तरह मिट गया? शायद नहीं। हो सकता है घर के बड़े बुजुर्ग अब भी उसे मानते हों, बस अब वो लीगली एनफोर्सेबल नहीं रहा उस बहू के खिलाफ, वो इक्लिप्स्ड हो गया है ना। बिल्कुल सही समझा आपने। और ये डिस्टिंक्शन, ये फर्क समझना बहुत जरूरी है। कानून डेड नहीं है, सिर्फ इनएक्टिव है, निष्क्रिय है। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि कुछ स्थितियों में ये अभी भी असर रखता है। जैसे कहाँ? पहली बात, संविधान लागू होने से पहले जो भी लेन देन हुए थे, पास्ट ट्रांजैक्शंस, उन पर यह लागू रहेगा। अच्छा, मतलब 1950 से पहले की डील्स। हाँ, मान लीजिए 1948 में किसी ने उस पुराने कानून के तहत कोई कॉन्ट्रैक्ट किया था, तो उस कॉन्ट्रैक्ट से जुड़ी बातें 1950 के बाद भी मान्य रहेंगी, भले ही वो कानून अब फंडामेंटल राइट के खिलाफ हो गया हो। ओके। दूसरी बात, संविधान लागू होने से पहले अगर किसी को कोई अधिकार मिल गया था या कोई देनदारी पैदा हो गई थी, राइट्स एक्वायर्ड एंड लायबिलिटीज इनकर्ड, हाँ। उस पे भी ये लागू रहेगा। जैसे कोई उदाहरण?
जैसे किसी पुराने टैक्स कानून के तहत 1949 में किसी पर टैक्स बकाया था, हाँ। तो वो 1950 के बाद भी बकाया रहेगा, भले ही वो टैक्स कानून अब असंवैधानिक अनकॉन्स्टिट्यूशनल लगे। हाँ। वो लायबिलिटी तो पहले इनकर हो चुकी थी। हाँ, समझ गई। पास्ट इज पास्ट। एक तरह से। और तीसरी और शायद सबसे पेचीदा बात, ये उन लोगों के अधिकारों को तय करने के लिए अभी भी इस्तेमाल हो सकता है जिन्हें वो खास फंडामेंटल राइट मिला ही नहीं है। मतलब? देखिए, हम जानते हैं कि कुछ मौलिक अधिकार जैसे आर्टिकल 19 वाले अधिकार, फ्रीडम ऑफ स्पीच, प्रोफेशन वगैरह, हाँ। ये मुख्य रूप से सिर्फ भारतीय नागरिकों, सिटीजन्स के लिए हैं, गैर नागरिकों, नॉन सिटीजन्स के लिए नहीं। हाँ, ये तो है। तो अगर कोई पुराना कानून आर्टिकल 19 से टकरा रहा है तो वो नागरिकों के लिए तो निष्क्रिय हो जाएगा, एक्लिप्स हो जाएगा, पर नॉन सिटीजन्स के लिए, उनके लिए तो वो वैलिड और ऑपरेटिव बना रहेगा। अरे क्यों? क्योंकि उनके पास तो अधिकार यानी आर्टिकल 19 है ही नहीं जिससे कानून टकरा रहा है, तो कानून उनके खिलाफ इनकंसिस्टेंट है ही नहीं। सो द लॉ इजंट यूनिवर्सली वॉइड, इट्स वॉइड ओनली अगेंस्ट दोज हु possess द कन्फ्लिक्टिंग राइट। बाप रे, ये बड़ा सटल पॉइंट है। मतलब कानून एक ही है पर उसका असर अलग अलग लोगों पर अलग अलग हो सकता है। ये तो काफी कंफ्यूजिंग लग सकता है डे टू डे लाइफ में। हाँ, कॉम्प्लेक्सिटी तो बढ़ती है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन ये लीगल रियलिटी है। कानून सबके लिए, हर समय के लिए या हर मकसद के लिए वॉइड नहीं होता जब वो एक्लिप्स होता है। और मजे की बात यह है, जैसा ग्रहण हटता है वैसे ही यहाँ भी होता है। हाँ, बिल्कुल। अगर मान लीजिए संविधान में संशोधन करके, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके उस फंडामेंटल राइट को ही बदल दिया जाए या हटा दिया जाए जिसने उस पुराने कानून पर ग्रहण लगाया था, तो क्या होता है? तो वो पुराना कानून जो निष्क्रिय पड़ा था वो फिर से पूरी तरह एक्टिव और लागू हो जाता है। वाओ, जैसे ही छाया हटी कानून वापस रोशनी में आ गया, एकदम से जिंदा हो जाता है। बिल्कुल। द एक्लिप्स इज लिफ्टेड। सोचिए, जैसे आपने वो कॉलेज की ड्रेस कोड का उदाहरण दिया था, हाँ हाँ। कि कोई पुराना सख्त ड्रेस कोड था, फिर स्टूडेंट्स ने विरोध किया, यूनिवर्सिटी ने कहा ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के खिलाफ है, तो ड्रेस कोड लागू होना बंद हो गया, एक्लिप्स्ड हो गया। राइट। फिर कुछ साल बाद यूनिवर्सिटी ने अपनी पॉलिसी बदल दी, कहा कॉलेज अपना ड्रेस कोड लागू कर सकते हैं, मतलब वो एफआर वाला ऑब्जेक्शन हटा दिया। तो वो पुराना ड्रेस कोड जो बस ठंडे बस्ते में था वो फिर से लागू हो जाएगा। एग्जैक्टली। ये दिखाता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स कितने पावरफुल हो सकते हैं। वो न सिर्फ नए कानून बना सकते हैं, बल्कि पुराने निष्क्रिय पड़े कानूनों के स्टेटस को भी पूरी तरह बदल सकते हैं। जो कानून कल तक किसी मौलिक अधिकार से टकराने की वजह से लागू नहीं हो पा रहा था, वो एक संविधान संशोधन के बाद बिल्कुल ठीक, वैलिड और लागू करने योग्य, इन्फोर्सेबल बन सकता है। उसकी सारी कमी या रुकावट जो भी लीगल इन्फॉर्मिटी थी वो दूर हो जाती है। ये तो कमाल की बात है। तो ये सिद्धांत आया कहाँ से? इसकी जड़ें कहाँ हैं? इसकी कहानी शुरू होती है 1955 के एक लैंडमार्क केस से, भिकाजी नारायण बनाम मध्य प्रदेश राज्य केस, भिकाजी नारायण धकरास वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी। अच्छा, भिकाजी नारायण 1955, क्या हुआ था इसमें? हुआ ये था कि एक पुराना कानून था, सेंट्रल प्रोविंसेस एंड बरार मोटर व्हीकल्स अमेंडमेंट एक्ट 1947, आजादी से पहले का। हाँ, इस कानून ने राज्य सरकार को ये अधिकार दिया था कि वो पूरा का पूरा मोटर ट्रांसपोर्ट का बिजनेस अपने हाथ में ले सकती है। मतलब प्राइवेट बस ऑपरेटर्स को हटाकर सरकारी बसें चला सकती है, एक तरह की स्टेट मोनोपोली बना सकती है। ओह, सोचिए आज के कॉन्टेक्स्ट में अगर सरकार अचानक कहे कि कल से सारे ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म्स, ये सारे बड़े रिटेल स्टोर्स सिर्फ सरकार चलाएगी, प्राइवेट सब बंद, कैसा लगेगा? मार्केट में उथल-पुथल मच जाएगी ना? बिल्कुल। खैर, तो ये कानून 1947 में बना था, फिर 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ, और संविधान का आर्टिकल 19(1)(g), जो हमें कोई भी पेशा, व्यापार या धंधा करने की आजादी देता है, फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस। करेक्ट। अब सरकार का पूरा बिजनेस अपने हाथ में ले लेना, प्राइवेट लोगों को बाहर कर देना, ये तो इस आजादी के सीधे सीधे खिलाफ था। हाँ, लगता तो है। तो नतीजा ये हुआ कि 26 जनवरी 1950 को जैसे ही संविधान लागू हुआ, ये 1947 वाला कानून आर्टिकल 19(1)(g) की छाया में आ गया, एक्लिप्स्ड हो गया, निष्क्रिय हो गया। उस वक्त ये लागू नहीं किया जा सकता था। ओके, तो ग्रहण लग गया। हाँ, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। फिर आया पहला संविधान संशोधन, द फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951। अच्छा, फर्स्ट अमेंडमेंट। इस संशोधन ने कई चीजें बदली, जिनमें से एक थी आर्टिकल 19(6) में बदलाव।
आर्टिकल 19(6) वो क्लॉज है जो आर्टिकल 19(1)(g) पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाने की बात करता है। हाँ, रिस्ट्रिक्शंस तो लगा ही सकते हैं। इस अमेंडमेंट ने सरकार को यह अधिकार एक्सप्लिसिटली दे दिया कि वो कानून बनाकर किसी भी व्यापार या बिजनेस का राष्ट्रीयकरण, नेशनलाइजेशन कर सकती है या उस पर अपना एकाधिकार, स्टेट मोनोपोली स्थापित कर सकती है। अच्छा, तो सरकार को पावर मिल गई मोनोपोली बनाने की। इफेक्टिवली यस, थ्रू लेजिस्लेशन। इस संशोधन के बाद मध्य प्रदेश सरकार ने फिर से कमर कसी। उन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी किया कि वो मोटर ट्रांसपोर्ट बिजनेस को अपने हाथ में ले रही है, और ये नोटिफिकेशन उसी 1947 वाले कानून के तहत जारी किया गया था, जो पहले इक्लिप्स्ड हो चुका था। एग्जैक्टली। अब इस नोटिफिकेशन को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। दलील दी गई कि जिस कानून 1947 एक्ट के तहत ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है वो तो आर्टिकल 19(1)(g) के कारण वॉइड हो चुका था, तो अब उसके तहत एक्शन कैसे लिया जा सकता है? बिल्कुल वैलिड सवाल है। सरकार का तर्क बड़ा दिलचस्प था। सरकार ने कोर्ट में माना कि हाँ, 26 जनवरी 1950 संविधान लागू होने से लेकर 18 जून 1951 पहला संशोधन लागू होने तक वो 1947 के कानून का संबंधित सेक्शन मौलिक अधिकार के साथ इनकम्पैटिबिलिटी के कारण निष्क्रिय, इनऑपरेटिव था। उस दौरान उसे लागू नहीं किया जा सकता था। लेकिन सरकार ने कहा कि फर्स्ट अमेंडमेंट ने आर्टिकल 19(6) को बदलकर उस बाधा को, उस इनकंसिस्टेंसी को हटा दिया है। अमेंडमेंट ने उस निष्क्रियता को खत्म कर दिया और कानून को फिर से वैलिड और एनफोर्सेबल बना दिया है। Essentially, the eclipse was over due to the amendment. अच्छा, और सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के इस तर्क को मान लिया। हाँ, कोर्ट ने कहा कि हाँ, उस कानून पर आर्टिकल 19(1)(g) का ग्रहण लगा था, वो इक्लिप्स्ड हो गया था। लेकिन फर्स्ट अमेंडमेंट ने आर्टिकल 19(6) को बदलकर उस छाया को हटा दिया है। जैसे ही छाया हटी, कानून फिर से पूरी तरह प्रभावी हो गया, उसकी पुरानी शक्ति लौट आई। अरे वाह। कोर्ट ने इसी डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स को लागू करते हुए सरकार के नोटिफिकेशन को कॉन्स्टिट्यूशनल ठहराया, और यहीं से, इसी भिकाजी केस से, इस ग्रहण के सिद्धांत का औपचारिक रूप से जन्म हुआ और ये भारतीय कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया। ये तो हुई प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज की बात, यानी वो कानून जो संविधान आने से पहले के थे। इनके लिए आर्टिकल 13(1) है। लेकिन अब यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, और यहीं से मामला और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाता है। हाँ, बिल्कुल। उन कानूनों का क्या जो संविधान बनने के बाद बनाए गए हैं, पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज। इनके बारे में तो आर्टिकल 13(2) बात करता है जी। और आर्टिकल 13(2) तो बहुत साफ सब शब्दों में कहता है कि द स्टेट शैल नॉट मेक एनी लॉ विच टेक्स अवे और अब्रिजेस द राइट्स कन्फर्ड बाय दिस पार्ट 3 fundamental rights, and any law made in contravention of this clause shall to the extent of the contravention be void. यानी राज्य ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगा जो मौलिक अधिकारों को छीनता या कम करता हो, और अगर ऐसा कोई कानून बनाया गया तो वो उस हद तक void यानी व्यर्थ होगा जिस हद तक वो उल्लंघन करता है। करेक्ट, वर्डिंग बहुत क्लियर है। तो क्या ये डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स इन बाद वाले पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल कानूनों पर भी लागू होता है, या ये सिर्फ पुराने जमाने के कानूनों के लिए ही है? ये वॉइड का मतलब यहाँ अलग है क्या? ये बहुत ही क्रूशल सवाल है, और इस पर सुप्रीम कोर्ट का नजरिया समय के साथ काफी बदला है। शुरुआत में कोर्ट का रुख बिल्कुल साफ और सख्त था, नहीं, ये सिद्धांत पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज पर लागू नहीं होता। अच्छा, शुरू में मना कर दिया था। जैसे कि दीपचंद केस, दीपचंद वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 1959 में सुप्रीम कोर्ट ने एकदम क्लियर कर दिया। कोर्ट ने कहा कि डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स सिर्फ संविधान पूर्व कानूनों, प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज अंडर आर्टिकल 13(1) के लिए है। ओके। संविधान के बाद बना कोई कानून, पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ अंडर आर्टिकल 13(2) अगर फंडामेंटल राइट का उल्लंघन करता है तो वो नलिटी है, यानी शून्य है, और सिर्फ शून्य नहीं बल्कि वॉइड एब इनिशियो है, यानी अपने जन्म से ही मृत है, और स्टिल बॉर्न लॉ। स्टिल बॉर्न लॉ मतलब जैसे कोई बच्चा मृत पैदा हो, उसमें बाद में जान नहीं डाली जा सकती, वैसे ही ऐसा कानून शुरू से ही बेकार है, उसे बाद में किसी अमेंडमेंट से जिंदा नहीं किया जा सकता, वो कभी लीगली जिंदा खा ही नहीं। ओह, ये तो बहुत ड्रास्टिक है। बिल्कुल। कोर्ट का तर्क ये था कि दोनों स्थितियों में फर्क है। आर्टिकल 13(1) वाले कानून जब बने थे तब तो वो वैलिड थे, उनमें कोई जन्मजात खराबी नहीं थी। वो तो बाद में संविधान आने पर फंडामेंटल राइट से टकराए, इसलिए उन पर ग्रहण लग गया। हाँ, ये तो समझा। लेकिन आर्टिकल 13(2) तो राज्य की लेजिस्लेटिव पावर पर ही एक तरह की रोक लगाता है। ये कहता है कि आप ऐसा कानून बना ही नहीं सकते जो एफआर्स छीने। तो अगर राज्य ने फिर भी ऐसा कानून बना दिया तो उसने अपनी शक्ति का उल्लंघन किया, और वो कानून बनाने के वक्त से ही, शुरू से ही बेकार है, वॉइड है, मरा हुआ है। और मरे हुए को जिंदा कैसे करोगे?
एग्जैक्टली महेंद्रलाल यान केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने इसी व्यू को कंफर्म किया. सो फॉर इयर्स द अंडरस्टैंडिंग वाज इक्लिप्स फॉर प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज, स्टिलबॉर्न फॉर पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज. तो मतलब अगर 1960 में कोई कानून बना जो आर्टिकल 19 के खिलाफ था तो वो हमेशा के लिए खत्म, और अगर बाद में आर्टिकल 19 में बदलाव भी हो जाए तब भी वो 1960 वाला कानून वापस नहीं आ सकता, उसे दोबारा बनाना पड़ेगा. दीपचंद और महेंद्रलाल जैन के हिसाब से तो बिल्कुल यही मतलब था. उस कानून को रिवाइव नहीं किया जा सकता था. उसे पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर को दोबारा इनेक्ट करना पड़ता अगर वो उसे लागू करना चाहते थे अमेंडमेंट के बाद. ये तो काफी रिजिड लगता है. हाँ, लगता तो था. लेकिन फिर आया कहानी में असली ट्विस्ट. ट्विस्ट? कौन सा केस? 1974 का अंबिका मिल्स केस. और यहां सुप्रीम कोर्ट ने अपना पिछला स्टैंड बदल दिया. बदल दिया मतलब? कोर्ट ने कहा कि नहीं, डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स संविधान के बाद बने कानूनों, पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज पर भी लागू हो सकता है. क्या बात कर रहे हैं, ये तो दीपचंद वाले फैसले से एकदम उलट बात हो गई. जी हाँ, ये वाकई एक बड़ा यू टर्न का जुडिशियल थिंकिंग में. कोर्ट का तर्क अब ज्यादा न्यूआंस था. कोर्ट ने कहा कि ये मान लेना कि आर्टिकल 13(2) के तहत बना कानून जो मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है वो हमेशा हर किसी के लिए फॉर ऑल पर्सन्स और हर मकसद के लिए फॉर ऑल पर्पसेस नलिटी या पूरी तरह व्यर्थ होता है. ये शायद ज्यादा सिंपलिस्टिक व्यू है. अच्छा. कोर्ट ने कहा एब्सोल्यूट नलिटी का सिद्धांत कोई यूनिवर्सल रूल नहीं है, इसके एक्सेप्शंस हो सकते हैं. एक्सेप्शंस? कैसे? व्हाट्स फैसिनेटिंग हियर इज कोर्ट ने फिर से सिटीजन और नॉन सिटीजन वाले डिस्टिंक्शन का इस्तेमाल किया, लेकिन इस बार पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के संदर्भ में. अरे वही वाला पॉइंट. हाँ, कोर्ट ने कहा मान लीजिए 1950 के बाद कोई कानून बना जो आर्टिकल 19 के तहत दिए गए मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है. जैसा हमने पहले डिस्कस किया, आर्टिकल 19 वाले अधिकार तो मुख्य रूप से नागरिकों को मिले हैं. हाँ. तो वो कानून नॉन सिटीजन्स के लिए तो प्रभावी रहेगा, उनके लिए तो वो लागू होगा, क्योंकि उन्हें तो वो वाला फंडामेंटल राइट मिला ही नहीं है जिससे कानून टकरा रहा है. अच्छा. कानून वॉइड या नलिटी होगा तो सिर्फ नागरिकों के खिलाफ, क्योंकि अधिकार उन्हीं का है. वो नॉन सिटीजन्स के लिए वॉइड नहीं होगा. इसका मतलब कानून पूरी तरह डेड या स्टिल बॉन्ड नहीं है. उसका वजूद है, वो नॉन सिटीजन्स पर लागू हो रहा है. वो सिर्फ सिटीजन्स के खिलाफ इक्लिप्स्ड है. अरे वाह, मतलब दीपचंद वाली स्टिलबोर्न लॉ की थ्योरी को यहाँ किनारे कर दिया गया. कोर्ट ने कहा कि कानून मरा नहीं है, बस कुछ लोग सिटीजन्स के लिए डॉर्मेंट है. एग्जैक्टली. कोर्ट ने कहा कि वॉइड शब्द का मतलब आर्टिकल 13(1) और 13(2) में अलग अलग नहीं समझा जाना चाहिए. दोनों ही मामलों में कानून उस हद तक इनइफेक्टिव हो जाता है जिस हद तक वो एफआर से टकराता है. तो अंबिका मिल्स केस में हुआ क्या था स्पेसिफिकली? अंबिका मिल्स केस में मामला बॉम्बे लेबर वेलफेयर फंड एक्ट 1953 से जुड़ा था. इस कानून के कुछ प्रोविजंस को कहा गया कि वो एम्प्लॉयर्स के फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 19(1)(f) संपत्ति का अधिकार, जो तब मौलिक अधिकार था, का उल्लंघन करते हैं. कंपनी अंबिका मिल्स ने इसे चैलेंज किया. ओके. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कंपनी खुद तो सिटीजन नहीं है. कंपनीज आर लीगल पर्सन्स नॉट सिटीजन्स फॉर द पर्पस ऑफ आर्टिकल 19. हाँ, कंपनी सिटीजन्स नहीं होती. राइट. और कोर्ट ने कहा कि वो अपने कर्मचारियों, जो सिटीजन्स हो सकते हैं, की तरफ से दलील नहीं दे सकती. और क्योंकि कानून नॉन सिटीजन्स के खिलाफ वॉइड नहीं है, इसलिए कंपनी को कानून का पालन करना होगा. कुछ बकाया राशि जमा करनी थी. ओह, तो कंपनी को पैसे देने पड़े. हाँ, इस तरह कोर्ट ने पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पर भी डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स का प्रिंसिपल लागू कर दिया, एटलीस्ट जहां तक नॉन सिटीजन्स का सवाल था. ये तो लीगल इंटरप्रिटेशन का कमाल है. एक ही शब्द वॉइड की व्याख्या कैसे कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से बदल सकती है और उसका नतीजा कितना अलग हो सकता है. पर क्या ये सिटीजन्स पर भी लागू हुआ? मतलब अगर कोई पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ सिटीजन के एफआर के खिलाफ है और बाद में एफआर अमेंड हो जाए तो क्या वो कानून सिटीजन के लिए भी रिवाइव हो जाएगा? अंबिका मिल्स ने तो नॉन सिटीजन्स की बात की थी. हाँ, ये सवाल तो बनता है. अंबिका मिल्स ने दरवाजा खोल दिया था. और जैसा कि हमारे सोर्स में इशारा है, बाद के केस जैसे दुलारे लोध केस, दुलारे लोध वर्सेस एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज कानपुर 1984 में सुप्रीम कोर्ट ने इस सिद्धांत को संविधान पश्चात कानूनों पर नागरिकों के खिलाफ भी लागू करने की तरफ कदम बढ़ाया. अच्छा, सिटीजन्स के लिए भी? हाँ, हालांकि सोर्स में इसकी ज्यादा डिटेल्स नहीं है, पर यह ट्रेंड दिखाता है कि कोर्ट प्री कॉन्स्टिट्यूशनल
और पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज के बीच के अंतर को वॉइडनेस के मामले में धीरे धीरे कम कर रही थी। डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स का एप्लीकेशन अब ज्यादा व्यापक हो गया था। तो मतलब अब स्थिति ये है कि चाहे कानून संविधान से पहले का हो या बाद का, अगर वो किसी फंडामेंटल राइट से टकराता है तो वो इक्लिप्स्ड हो जाता है, डॉर्मेंट हो जाता है, लेकिन पूरी तरह मरता नहीं है। और अगर भविष्य में वो फंडामेंटल राइट हट जाता है या बदल जाता है तो वो कानून फिर से जिंदा हो सकता है। Generally speaking, yes, that seems to be the prevailing view after Ambika Mills and subsequent developments. हालांकि हर केस अपने स्पेसिफिक फैक्ट्स पर डिपेंड करता है, लेकिन वो स्टिल बॉर्न वाली थियरी अब उतनी एक्सेप्टेड नहीं है जितनी पहले थी। इक्लिप्स का सिद्धांत अब ज्यादा ब्रॉडली अप्लाई होता है। But it makes things more complex, right? ऑफ कोर्स इससे लीगल लैंडस्केप और कॉम्प्लेक्स हो जाता है। आपको देखना होगा कि कानून कब बना, किस एफआर से टकरा रहा है, वो एफआर सिटीजन स्पेसिफिक है या नहीं, क्या कोई रेलेवेंट अमेंडमेंट हुआ है। इट रिक्वायर्स केयरफुल एनालिसिस। तो ये सब जानने का हमारे सुनने वालों के लिए क्या मतलब है? Why should they care about this doctrine of eclipse? ये सब केसेस, ये सब लीगल जार्गन्स, इसका प्रैक्टिकल रेलेवेंस क्या है? इसका रेलेवेंस बहुत गहरा है। पहली बात, ये दिखाता है कि कानून, खासकर पुराने कानून, कभी भी पूरी तरह पास्ट नहीं होते। कोई भूला बिसरा कानून जिसे सब इनएक्टिव समझ रहे थे, वो अचानक किसी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के कारण फिर से रेलेवेंट हो सकता है और आपके अधिकारों या देनदारियों पर असर डाल सकता है। हाँ, ये तो सोचने वाली बात है। इमेजिन कोई पुराना प्रॉपर्टी टैक्स या लैंड यूज का नियम जो सालों से लागू नहीं हो रहा था, अचानक रिवाइव हो जाए। बिल्कुल। दूसरी बात, ये सिटीजन और नॉन सिटीजन के बीच लीगल राइट्स के अंतर को हाईलाइट करता है। एक ही कानून देश में रहने वाले दो लोगों पर अलग तरह से लागू हो सकता है। ये बिजनेस रेगुलेशंस, एम्प्लॉयमेंट लॉज और कई दूसरे एरियाज में महत्वपूर्ण हो सकता है। तीसरी, ये लीगल इंटरप्रिटेशन की फ्लूडिटी को दिखाता है। कैसे कोर्ट्स संविधान को एक लिविंग डॉक्यूमेंट की तरह इंटरप्रेट करती हैं और जरूरत पड़ने पर पुराने फैसलों को भी बदल सकती हैं। ये दिखाता है कि लॉ इज नॉट स्टैटिक, इट इवॉल्व्स। मतलब कानून पत्थर की लकीर नहीं है। नहीं है। ये हमें सिखाता है कि कानूनी अधिकारों और नियमों को ब्लाइंडली एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, बल्कि उनके पीछे के प्रिंसिपल्स और उनके एवोल्यूशन को समझना चाहिए। दिस रेजेस एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या इस तरह की लीगल फ्लेक्सिबिलिटी जरूरी है ताकि कानून समय के साथ चल सके, या फिर इससे लीगल अनसर्टेनिटी बढ़ती है? शायद दोनों बातें सही हैं। बिल्कुल। ये हमें एक तरह से विजिलेंट रहने को कहता है। कानून सिर्फ वो नहीं जो आज लिखा है, बल्कि वो भी है जो अतीत में लिखा गया था और भविष्य में फिर से प्रभावी हो सकता है। ये जानना कि ग्रहण लगा कानून भी जिंदा हो सकता है, अपने आप में एक जरूरी सबक है। जी हाँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है। अब हम बात करेंगे डॉक्ट्रिन ऑफ टेरिटोरियल नेक्सस पर। या ये क्या चीज है? देखिए, सिंपल भाषा में समझें तो भारत का जो संविधान है, अपना कॉन्स्टिट्यूशन, वो ये बताता है कि कौन कहाँ के लिए कानून बना सकता है। जैसे आर्टिकल 245 में दिया हुआ है। तो इसमें जो पार्लियामेंट है, यानी अपनी केंद्र सरकार, वो तो पूरे देश के लिए या देश के किसी भी हिस्से के लिए कानून बना सकती है। और इसमें मजे की बात यह है कि पार्लियामेंट जो है वो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल लेजिस्लेशन भी कर सकती है। मतलब ये है कि भारत के बाहर जो भारतीय नागरिक रह रहे हैं या उनकी कोई प्रॉपर्टी है, उन पर भी भारत का कानून लागू हो सकता है। सोचिए, जैसे कोई बंदा लंदन में बैठा है, अपना इंडियन सिटीजन, पर उसकी भारत से जुड़ी जो कमाई है उस पर भारत सरकार टैक्स लगा सकती है। ये पावर है पार्लियामेंट के पास। हाँ बिल्कुल। पार्लियामेंट की जो लेजिस्लेटिव पावर है उसकी कोई ऐसी साफ जियोग्राफिकल लिमिट नहीं है अगर मामला भारत या उसके नागरिकों से जुड़ा हो। लेकिन अब दूसरी तरफ है राज्यों की सरकारें, स्टेट लेजिस्लेचर्स, जैसे महाराष्ट्र सरकार हो गई, यूपी सरकार हो गई। तो आर्टिकल 245 उनके बारे में क्या कहता है? वो सामान्यतः सिर्फ अपने राज्य की सीमाओं के अंदर, मतलब अपनी टेरिटरी के अंदर ही कानून बना सकती हैं। उनके पास आमतौर पे ये एक्स्ट्रा टेरिटोरियल कानून बनाने की शक्ति नहीं होती। सीधा सा मतलब है यूपी का बनाया कानून सिर्फ यूपी में चलेगा, वो अपने आप बिहार या मध्य प्रदेश में लागू नहीं होगा। हाँ, ये बात तो बिल्कुल लॉजिकल लगती है। वरना तो सोचे क्या होता, हर स्टेट दूसरे स्टेट के मामलों में कानून बनाने लगता, पूरी खिचड़ी पक जाती, कौन किसकी सुनता। मतलब एक तरह का केओस हो जाता ना। एग्जैक्टली। ये जो क्षेत्रीय सीमा है, टेरिटोरियल लिमिटेशन, ये बहुत जरूरी है ताकि राज्यों के अधिकार क्षेत्र, उनका ज्यूरिसडिक्शन, वो एकदम क्लियर रहे और कोई टकराव न हो। ये अपने फेडरल स्ट्रक्चर का एक इम्पॉर्टेंट पिलर है।
लेकिन जैसा कि कानूनों की दुनिया में अक्सर होता है, हर नियम का कोई ना कोई अपवाद, कोई एक्सेप्शन या कोई पेच जरूर होता है। और यहीं पर, इसी पॉइंट पर तस्वीर में आता है हमारा आज का टॉपिक, डॉक्ट्रिन ऑफ टेरिटोरियल नेक्सस। अच्छा, तो क्या है ये पेज? क्या एक्सेप्शन है ये? और ये काम कैसे करता है फिर? देखिए, ये डॉक्ट्रिन, ये सिद्धांत, ये कहता है कि कुछ खास परिस्थितियों में किसी राज्य का बनाया हुआ कानून राज्य की सीमा के बाहर भी असर डाल सकता है, मतलब एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन कर सकता है, और फिर भी उसे वैलिड माना जा सकता है। मगर एक शर्त है। शर्त? क्या शर्त है? शर्त ये है कि उस राज्य और उस कानून के ऑब्जेक्ट मतलब कोई चीज, कोई इंसान के बीच एक सफिशिएंट नेक्सस होना चाहिए। सफिशिएंट नेक्सस मतलब एक मजबूत, वास्तविक और प्रासंगिक कनेक्शन। नेक्सस मतलब समझ लीजिए एक तरह का धागा, एक लिंक जो राज्य को उस चीज से जोड़ता है जो तकनीकी रूप से, टेक्निकली उसकी सीमा के बाहर है। ऑब्जेक्ट मतलब कोई चीज, कोई इंसान, या ऑब्जेक्ट क्या बुलाए यहाँ? ऑब्जेक्ट मतलब वो व्यक्ति, वो पर्सन, या वो प्रॉपर्टी, या वो एक्टिविटी जिस पर वो कानून लागू हो रहा है या जिससे वो रेगुलेट करना चाहता है। और जरूरी नहीं है कि वो ऑब्जेक्ट, वो चीज या व्यक्ति फिजिकली राज्य के अंदर ही हो, बस एक सार्थक, मजबूत कनेक्शन होना चाहिए। और ये कनेक्शन ऐसा नहीं कि हवाई हो या बहुत दूर का हो, नहीं, बिल्कुल रियल, वास्तविक होना चाहिए। जैसे मिसाल के तौर पर मान लीजिए कोई ई-कॉमर्स कंपनी है, दिल्ली में रजिस्टर्ड है, पर उसका सारा बिजनेस ऑनलाइन है, वेबसाइट से या ऐप से, और उसके हजारों ग्राहक मुंबई में है, पुणे में है, जो रोज उससे सामान मंगाते हैं। तो सवाल उठता है कि क्या महाराष्ट्र सरकार उस कंपनी की महाराष्ट्र के ग्राहकों से जो कमाई हो रही है उस पर कोई टैक्स, जैसे सेल्स टैक्स था पहले या अब जीएसटी का हिस्सा, वो लगा सकती है? हाँ, ये तो बड़ा कॉमन सवाल है आजकल। बिल्कुल। तो डॉक्ट्रिन ऑफ टेरिटोरियल नेक्सस कहता है शायद हाँ, लगा सकती है, अगर ये साबित हो जाए कि उस कंपनी का महाराष्ट्र से एक सफिशिएंट टेरिटोरियल नेक्सस है। यहाँ नेक्सस क्या होगा? महाराष्ट्र में उसके इतने सारे ग्राहक हैं, वहाँ उसकी इतनी बिक्री हो रही है, सामान वहाँ डिलीवर हो रहा है, ये सब मिलकर एक मजबूत कनेक्शन बनाते हैं। ओके। तो ये जो कनेक्शन वाली बात है, ये जो नेक्सस का आइडिया, ये ऐसे ही मतलब अचानक से तो नहीं आ गया होगा? क्या संविधान में इसके बारे में सीधा सीधा लिखा है या इसका कोई इतिहास है? कैसे डेवलप हुआ ये पूरा सिद्धांत? नहीं, देखिए, संविधान में सीधे तौर पर डॉक्ट्रिन ऑफ टेरिटोरियल नेक्सस इस नाम से नहीं लिखा है। ये जुडिशियल इंटरप्रिटेशन से, मतलब अदालतों के जो फैसले आते हैं उनसे धीरे धीरे विकसित हुआ है। और जैसा आपने पूछा, ये कोई बिल्कुल नई चीज़ नहीं है जो 1950 के बाद ही आई हो। संविधान लागू होने से पहले भी ब्रिटिश इंडिया के टाइम में कोर्ट्स ने इस तरह के सिद्धांत का इस्तेमाल किया था, खासकर टैक्स के मामलों में। अच्छा, पहले भी था ये? हाँ, कुछ पुराने इंपॉर्टेंट केसेस हैं, जैसे फेडरल कोर्ट का रॉली इन्वेस्टमेंट वाला केस था 1944 का, फिर वाडिया केस था 1949 का, और प्रिवी काउंसिल का भी एक फेमस केस है, वॉलिस ब्रदर्स का 1948 का। ये सब इनकम टैक्स से जुड़े मामले थे। इनमें सवाल यही उठता था बार बार कि क्या भारत के बाहर जो इनकम हो रही है, इनकम अक्रूइंग आउटसाइड इंडिया, उस पर भारत में टैक्स लगाया जा सकता है अगर उस इनकम का भारत से कोई कनेक्शन, कोई नेक्सस हो। अच्छा, यानी शुरुआत तो टैक्स से ही हुई इसकी। कहते भी है ना, दुनिया में दो ही चीजें पक्की हैं, मौत और टैक्स। तो जहां पैसा दिखेगा, सरकार वहां तक पहुंचने का कोई ना कोई रास्ता तो ढूंढ ही लेगी, चाहे सीमा पारी क्यों ना करना पड़े। हाँ, कह सकते हैं। टैक्स कानून अक्सर ऐसे मुश्किल सवाल खड़े करते हैं जहां ज्यूरिसडिक्शन का, क्षेत्राधिकार का मुद्दा उठता है, क्योंकि पैसा और बिजनेस तो बॉर्डर्स को बहुत आसानी से क्रॉस कर जाते हैं। फिर जब भारत का अपना संविधान लागू हुआ तो सुप्रीम कोर्ट ने इस डॉक्ट्रिन को अपनाया और इसे और ज्यादा स्पष्टता दी, एक तरह से कानूनी आधार दिया। इस सिलसिले में एक बहुत ही लैंडमार्क केस माना जाता है स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस आरएमडी चामर बगवाला। ये 1957 का केस है और ये केस जुए से जुड़ी प्रतियोगिताओं पर, मतलब गैम्बलिंग कॉम्पिटिशन्स पर टैक्स लगाने के कानून से जुड़ा था। अरे वाह, जुए पर टैक्स, ये तो वाकई दिलचस्प मामला लग रहा है। क्या हुआ था इसमें? बॉम्बे सरकार ने किस पर और कैसे टैक्स लगा दिया था? वह ये था कि बॉम्बे सरकार ने एक कानून पास किया,
बॉम्बे लॉटरीज एंड प्राइज कॉम्पिटिशंस कंट्रोल एंड टैक्स एक्ट। इसके तहत उन्होंने जो प्राइज कॉम्पिटिशंस होते थे उन पर टैक्स लगाया। अब एक कंपनी थी, यही RMD चमर बागवाला, जो बैंगलोर में बेस थी। उस समय वो मैसूर राज्य था। ये कंपनी बैंगलोर से एक अखबार निकालती थी, स्पोर्टिंग स्टार नाम से। अच्छा। इस अखबार में वो पजल टाइप की इनाम वाली प्रतियोगिताएं छापते थे और ये अखबार बॉम्बे राज्य में बहुत बड़ी संख्या में बिकता था। लोग बॉम्बे से ही फॉर्म भरते थे, एंट्री फीस भी वहीं से भेजते थे। तो बॉम्बे सरकार ने इस कंपनी पर, जो बैंगलोर में थी, टैक्स लगा दिया। अब कंपनी ने इसे कोर्ट में चैलेंज किया। उनका क्या तर्क था कि भाई हम तो बैंगलोर में बैठे हैं, हमारा बिजनेस बैंगलोर से चलता है, अखबार भी वहीं छपता है, तो बॉम्बे सरकार हम पर टैक्स कैसे लगा सकती है? ये तो उनकी टेरिटोरियल लिमिट के बाहर की बात है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्ट्रिन ऑफ टेरिटोरियल नेक्सस को लागू किया। कोर्ट ने कहा कि हाँ, ये बात सही है कि कोई भी राज्य सामान्य तौर पर अपनी सीमा के बाहर कानून लागू नहीं कर सकता, लेकिन अगर टैक्स लगाने वाले राज्य यानी बॉम्बे और जिस चीज या व्यक्ति पर टैक्स लग रहा है यानी कंपनी की एक्टिविटी के बीच एक सफिशिएंट टेरिटोरियल नेक्सस है, तो वो कानून वैलिड होगा, भले ही कंपनी राज्य के बाहर क्यों ना हो। और कोर्ट ने इस केस में दो बहुत इंपॉर्टेंट बातें कहीं जो इस डॉक्ट्रीन को समझने के लिए मतलब फंडामेंटल हैं। पहली बात, ये नेक्सस, ये कनेक्शन वास्तविक, रियल होना चाहिए, सिर्फ नाम का या दिखावटी, इल्यूजरी नहीं। मतलब कोई ठोस, कोई अर्थपूर्ण जुड़ाव दिखना चाहिए। और दूसरी बात, जो देनदारी, जो लायबिलिटी कानून लगा रहा है, जैसे इस केस में टैक्स था, वो उस नेक्सस से तर्कसंगत रूप से संबंधित, रैशनली रेलेवेंट होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कनेक्शन किसी और चीज का हो और टैक्स किसी बिल्कुल ही अलग चीज पर लगा दिया जाए। टैक्स उसी कनेक्शन की वजह से लगना चाहिए। अच्छा, तो उस जुए वाले केस में कोर्ट को क्या रियल और रेलेवेंट कनेक्शन दिखा? कंपनी तो बैंगलोर में थी, अखबार भी वहीं से छपता था। हाँ, देखिए, कोर्ट ने माना कि भले ही कंपनी बैंगलोर में थी, अखबार भी वहीं छपता था, लेकिन उसका बॉम्बे में इतने बड़े पैमाने पर सर्कुलेशन होना, बिकना, फिर लोगों का बॉम्बे से ही उन प्रतियोगिताओं में भाग लेना, एंट्री फीस भेजना, ये सब चीजें मिलकर एक वास्तविक नेक्सस बनाती थीं। कंपनी बॉम्बे के निवासियों से, बॉम्बे के मार्केट से पैसा कमा रही थी। ये कोई हवाई बात नहीं थी, ये एक ठोस बिजनेस एक्टिविटी थी जो बॉम्बे में हो रही थी। और जो टैक्स लगाया गया था वो उसी प्राइज कंपटीशन की एक्टिविटी पर था जो बॉम्बे में अखबार के सर्कुलेशन और लोगों की भागीदारी के जरिए चल रही थी। तो टैक्स की देनदारी उस नेक्सस से सीधे तौर पर संबंधित थी, रेलेवेंट थी। इसलिए कोर्ट ने बॉम्बे सरकार के कानून को सही ठहराया। तो मतलब साफ है, पैसा जहां बह रहा है या जहां से बिजनेस आ रहा है, सरकार वहीं टैक्स का जाल बिछा सकती है। कनेक्शन होना चाहिए बस, भले ही कंपनी कहीं और बैठी हो। अच्छा, तो मतलब जैसे आजकल कोई ऑनलाइन गेमिंग ऐप है, मान लीजिए कंपनी रजिस्टर्ड है बैंगलोर में, पर उसके लाखों यूजर्स उत्तर प्रदेश में हैं जो उस ऐप पर रोज पैसा खर्च करते हैं, गेम्स खेलते हैं, या मान लीजिए फैंटेसी लीग में टीम बनाते हैं। तो इस लॉजिक के हिसाब से यूपी सरकार शायद, मैं कह रहा हूं शायद, उस कंपनी की यूपी के यूजर्स से जो कमाई हो रही है उस पर कोई टैक्स लगा सकती है, क्योंकि यूपी के यूजर्स का होना, उनका पैसा खर्च करना, ये एक रियल नेक्सस बन जाएगा और टैक्स उसी कमाई से रिलेवेंट होगा। क्या ये सही समझा मैंने? बिल्कुल, आपने एकदम सही नब्ज पकड़ी है। और आज के डिजिटल युग में, जहां बिजनेस की कोई एक फिजिकल लोकेशन बची ही नहीं है, कई बार ये डॉक्ट्रीन और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। बहुत सारी राज्य सरकारें इसी नेक्सस के आधार पर ऑनलाइन सर्विसेज, डिजिटल एडवर्टाइजिंग, ई-कॉमर्स वगैरह पर टैक्स लगाने के तरीके ढूंढ रही हैं या लगा रही हैं। फिर एक और महत्वपूर्ण केस आया, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को LTD वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। ये 1958 का केस है और ये सेल्स टैक्स से जुड़ा था। इसमें कोर्ट ने एक और बारीक लेकिन अहम बात स्पष्ट की। कोर्ट ने कहा कि ये जो डॉक्ट्रिन ऑफ टेरिटोरियल नेक्सस है, ये अपने आप में कोई टैक्स लगाने की शक्ति, मतलब टैक्सिंग पावर नहीं देता। ये सिर्फ उन परिस्थितियों को, उन सर्कमस्टेंसेस को डिफाइन करता है जिनमें किसी राज्य का टैक्स कानून, जो वैसे तो राज्य की सीमा के भीतर लागू होता है, किसी खास मामले में राज्य की सीमा के बाहर भी लागू किया जा सकता है। ये सिर्फ पहुंच को, रीच को जस्टिफाई करता है, पावर नहीं बनाता। अच्छा, तो ये डॉक्ट्रिन सिर्फ एक तरह की चाबी हुई जो ये बताती है कि राज्य का कानून अपनी सीमा के बाहर कब ताला खोल सकता है, कब लागू हो सकता है।
ये खुद वो ताला या टैक्स लगाने का अधिकार नहीं है, बस उस अधिकार की पहुंच कहां तक है उसको एक्सप्लेन करता है। सही समझ रहा हूं मैं? हाँ, बिल्कुल। इसे गाइडिंग प्रिंसिपल कह सकते हैं या एक परीक्षण, एक टेस्ट कह सकते हैं। ये राज्य की विधायी शक्ति की पहुंच, उसकी लेजिस्लेटिव रीच को तय करने में मदद करता है जब मामले में कोई एक्स्ट्रा टेरिटोरियल एलिमेंट शामिल हो। और सुप्रीम कोर्ट ने बाद के सालों में भी, जैसे स्टेट ऑफ एपी वर्सेस नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड एनटीपीसी का केस था 2002 का, इसमें भी इसी बात को दोहराया है कि सामान्य नियम तो यही है कि सिर्फ पार्लियामेंट ही एक्स्ट्रा टेरिटोरियल कानून बना सकती है। राज्य सरकारें ऐसा तभी कर सकती हैं जब उनके राज्य और कानून के ऑब्जेक्ट के बीच एक बहुत मजबूत, वास्तविक और प्रासंगिक टेरिटोरियल नेक्सस मौजूद हो। ये नेक्सस सिर्फ नाम का, सतही या काल्पनिक नहीं होना चाहिए, बल्कि ठोस होना चाहिए, सब्सटैंशियल होना चाहिए। ओके, तो टैक्स के मामलों में तो ये कनेक्शन वाली बात और उसकी जरूरत समझ आती है। खासकर टिस्को और एनटीपीसी केस के बाद ये और क्लियर हो गया। लेकिन क्या ये सिद्धांत सिर्फ पैसे की वसूली तक ही सीमित है, या जिंदगी के दूसरे मामलों में भी, जहां राज्यों की सीमाएं धुंधली पड़ जाती हैं, ये सिद्धांत दखल देता है? मतलब कोई और तरह का कानून हो जहां राज्य का बनाया नियम बाहर असर डाल रहा हो? नहीं, ये सिर्फ टैक्स कानूनों तक ही सीमित नहीं है, और यही बात इसे और भी दिलचस्प बनाती है। ये सिद्धांत दूसरे सिविल कानूनों पर भी उतना ही लागू होता है जहां क्षेत्राधिकार का जुरिस्डिक्शन का सवाल उठता है। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है स्टेट ऑफ बिहार वर्सेस चारूशिला दासी का केस 1959 का। ये मामला चैरिटेबल और रिलीजियस ट्रस्ट्स, मतलब धर्मार्थ और धार्मिक न्यासों के रेगुलेशन से जुड़ा था। ट्रस्ट का मामला, इसमें कैसे राज्य की सीमा पार हो गई? ट्रस्ट तो आमतौर पर एक ही जगह स्थित होते हैं ना? हाँ, अक्सर होते हैं, लेकिन हमेशा नहीं। देखिए, इस केस में क्या हुआ, बिहार सरकार ने कानून बनाया था बिहार हिंदू रिलीजियस ट्रस्ट्स एक्ट 1950। इसका मकसद था बिहार राज्य में स्थित जितने भी पब्लिक रिलीजियस और चैरिटेबल ट्रस्ट हैं, उनके प्रशासन को, उनके एडमिनिस्ट्रेशन को रेगुलेट करना, उन पर निगरानी रखना। अब एक ट्रस्ट था जिसके मंदिर और बाकी प्रॉपर्टीज तो बिहार में थीं, लेकिन उसकी कुछ काफी कीमती प्रॉपर्टी, जैसे कुछ घर और जमीनें, वो पश्चिम बंगाल में भी थीं। पर ट्रस्ट का जो मुख्यालय था, हेडक्वार्टर्स, और जो मुख्य कामकाज था, वो बिहार से ही चलता था। तो ट्रस्ट ने बिहार सरकार के इस कानून को चुनौती दी। उनका कहना था कि भाई, बिहार सरकार हमारी पश्चिम बंगाल वाली प्रॉपर्टी के संबंध में कानून कैसे बना सकती है? ये तो उनकी सीमा के बाहर है, उनका जुरिस्डिक्शन नहीं बनता। हाँ, ये तो वैलिड पॉइंट लगता है। बिल्कुल, लेकिन इस पर सुप्रीम कोर्ट ने फिर से टेरिटोरियल नेक्सस के सिद्धांत का सहारा लिया। कोर्ट ने कहा कि अगर कोई ट्रस्ट किसी राज्य में स्थित है, सिचुएटेड है, तो उस राज्य की सरकार उस ट्रस्ट के प्रशासन को रेगुलेट करने के लिए कानून बना सकती है, भले ही उस ट्रस्ट की कुछ प्रॉपर्टी उस राज्य के बाहर क्यों ना हो। यहाँ नेक्सस क्या था? नेक्सस था ट्रस्ट का मुख्य ऑफिस बिहार में होना, उसका रजिस्ट्रेशन शायद बिहार में होना, उसका सारा मैनेजमेंट और कंट्रोल बिहार से चलना। कोर्ट ने माना कि ये एक पर्याप्त और मजबूत टेरिटोरियल नेक्सस है, और इसी आधार पर कोर्ट ने कहा बिहार सरकार ट्रस्ट के उन ट्रस्टियों, कर्मचारियों और एजेंटों के लिए भी नियम बना सकती है जो बिहार में रहकर ट्रस्ट का काम देख रहे हैं। इसलिए बिहार सरकार के बनाए कानून को सही ठहराया गया, क्योंकि ट्रस्ट मूल रूप से बिहार में सिचुएटेड था, भले ही उसकी कुछ प्रॉपर्टी बंगाल में थी। अरे वाह, ये तो काफी फैला हुआ अधिकार लगता है राज्य का। मतलब जैसे कोई बहुत बड़ा मंदिर ट्रस्ट है, उदाहरण के लिए मान लीजिए तिरुपति देवस्थानम ट्रस्ट, उसका मुख्य मंदिर और सारा एडमिनिस्ट्रेशन तो आंध्र प्रदेश में है। अब हो सकता है उनकी करोड़ों की प्रॉपर्टी, धर्मशालाएं, गेस्ट हाउस, जमीनें तमिलनाडु में हों, कर्नाटक में हों, दिल्ली में भी हों। तो क्या इस लॉजिक से आंध्र प्रदेश सरकार उन सभी प्रॉपर्टीज से जुड़े ट्रस्ट के ओवरऑल मैनेजमेंट पे नियम बना सकती है, क्योंकि ट्रस्ट का घर, उसका कंट्रोल आंध्रा में है? बिल्कुल, संभावना तो यही बनती है। ट्रस्ट का जो लोकेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है या उसका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस है, वो एक बहुत महत्वपूर्ण नेक्सस बन सकता है। बस शर्त वही है कि वो नेक्सस वास्तविक हो और पर्याप्त हो। अच्छा, एक और बिल्कुल अलग तरह का उदाहरण देखिए, श्रीकांत भालचंद्र कारूलकर वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात। ये 1994 का केस है। ये मामला जमीन की हदबंदी से जुड़ा था, मतलब सीलिंग और एग्रीकल्चरल लैंड होल्डिंग्स। जमीन की हदबंदी, सीलिंग। जमीन तो जहां होती है, कानून तो वहीं का लगता है। इसमें कैसे राज्य की सीमा पार हुई और नेक्सस की जरूरत पड़ गई? हाँ, ये बड़ा ही अनोखा मामला था।
गुजरात सरकार का एक कानून था, गुजरात एग्रीकल्चरल लैंड सीलिंग एक्ट 1960। ये कानून ये तय करता था कि गुजरात राज्य के भीतर कोई भी व्यक्ति या परिवार खेती की ज्यादा से ज्यादा कितनी जमीन रख सकता है। एक सीलिंग लिमिट थी। अब इस कानून में एक प्रावधान था, एक प्रोविजन था कि किसी व्यक्ति की गुजरात में जमीन की सीमा तय करते समय सरकार इस बात को भी ध्यान में रखेगी कि उस व्यक्ति के पास गुजरात राज्य के बाहर यानी भारत में कहीं भी कितनी खेती की जमीन है। क्या बात कर रहे हैं, कमाल है। मतलब अगर गुजरात में कानून है कि एक परिवार मान लीजिए 100 एकड़ से ज्यादा खेती की जमीन नहीं रख सकता, तो सरकार ये तय करने के लिए कि गुजरात में उनके पास 100 एकड़ से कम है या ज्यादा, पहले ये देखेगी कि उनके पास राजस्थान में या एमपी में या महाराष्ट्र में कितनी जमीन है और उन सबको जोड़कर फिर गुजरात वाली जमीन का हिसाब लगाएगी। ये थोड़ा अजीब नहीं है? क्या ये गुजरात सरकार का अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाना नहीं हुआ? हाँ, पहली नज़र में ये अजीब लग सकता है और इसको चैलेंज भी इसी आधार पर किया गया था कि गुजरात सरकार दूसरे राज्यों में स्थित जमीन को कैसे अपने कैलकुलेशन में ले सकती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार के इस कानून को, इस प्रावधान को सही ठहराया। कोर्ट ने माना कि गुजरात सरकार ऐसा कर सकती है। इसके पीछे तर्क या नेक्सस क्या दिया गया? नेक्सस ये था कि कानून का उद्देश्य जो लैंड रिफॉर्म्स और इक्वालिटी का था, वो गुजरात के भीतर लागू करना था। अब अगर लोग गुजरात के सीलिंग कानून से बचने के लिए होशियारी दिखाकर दूसरे राज्यों में जमीन खरीद लें और फिर गुजरात में आकर कहें कि देखो जी हमारे पास तो यहाँ लिमिट से कम जमीन है, तो कानून का मकसद ही फेल हो जाएगा। तो कानून की मंशा को प्रभावी बनाने के लिए, मतलब टू प्रिवेंट इवेजन एंड इंश्योर इफेक्टिवनेस, राज्य को उस व्यक्ति की जो गुजरात में जमीन रखना चाहता है, कुल होल्डिंग, उसकी टोटल होल्डिंग चाहे वो कहीं भी हो, उसको ध्यान में रखने का अधिकार है। यहाँ नेक्सस क्या है? वो व्यक्ति खुद जो गुजरात के कानून के दायरे में आ रहा है और राज्य का जमीन सुधार का उद्देश्य, ये दोनों मिलकर एक पर्याप्त नेक्सस बनाते हैं। हाँ, ये चालाकी रोकने के लिए तो शायद जरूरी हो सकता है, वरना लोग तो बड़े होशियार होते हैं, कानून में लूप होल ढूंढ ही लेते हैं। कहेंगे देखो जी मेरे पास तो गुजरात में सिर्फ 90 एकड़ है, फॉर्म में यही दिखाएंगे, भले ही पड़ोस के राज्य में 500 एकड़ और रखी हो। इससे तो सीलिंग कानून का मजाक ही बन जाता। तो ये नेक्सस सिद्धांत एक तरह से कानून को दांत देने में, उसे प्रभावी बनाने में भी मदद करता है। ठीक है, तो ये समझ आ गया कि नेक्सस कहाँ कहाँ लग सकता है, टैक्स में, ट्रस्ट रेगुलेशन में, लैंड सीलिंग जैसे कानूनों में भी। पर क्या हमेशा जब भी राज्य का कोई काम या कानून सीमा पार असर डालता है तो उसे ये टेरिटोरियल नेक्सस साबित करना ही पड़ता है? या कुछ ऐसी भी स्थितियां हैं जहां राज्य का एक्शन वैलिड माना जाता है, भले ही उसका असर बाहर हो, और इसके लिए नेक्सस की दुहाई देने की जरूरत नहीं पड़ती? कोई एक्सेप्शंस हैं इसके? हाँ, बिल्कुल। ऐसी दो मुख्य स्थितियां सुप्रीम कोर्ट ने ही बताई हैं जहां राज्य का एक्शन एक्स्ट्रा टेरिटोरियल होने के बावजूद वैलिड माना जाता है, लेकिन उसका आधार टेरिटोरियल नेक्सस नहीं होता बल्कि कुछ और होता है। अच्छा, ये कौन सी दो स्थितियां हैं? ये जानना भी जरूरी है भाई। पहली स्थिति तब आती है जब कोई राज्य सरकार किसी केंद्रीय कानून के तहत, मतलब किसी सेंट्रल एक्ट के तहत मिली शक्तियों का प्रयोग करते हुए कोई काम करती है और उस काम का असर राज्य के बाहर पड़ता है। इसका क्लासिक उदाहरण है मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के तहत राज्य सरकारों द्वारा अपनी स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग्स STUs, जैसे यूपी की यूपीएसआरटीसी है या महाराष्ट्र की MSRTC है, इनके लिए इंटरस्टेट रूट्स की स्कीम्स को मंजूरी देना। मतलब जैसे यूपी सरकार ने फैसला किया कि यूपी रोडवेज की बसें अब दिल्ली तक चलेंगी या जयपुर राजस्थान तक चलेंगी, और इस रूट को मंजूरी दे दी। इसमें तो यूपी सरकार का फैसला यूपी के बाहर असर डाल रहा है। बिल्कुल, और ये मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने आया भी था। खजान सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी केस में 1973 का केस है ये। इसमें उत्तर प्रदेश सरकार ने मोटर व्हीकल एक्ट के तहत एक स्कीम बनाई थी जिसमें यूपी और पड़ोसी राज्यों के बीच कुछ रूट्स का राष्ट्रीयकरण किया गया था, मतलब नेशनलाइजेशन, कि उन रूट्स पर प्राइवेट बसों की जगह सिर्फ सरकारी यानी यूपी रोडवेज की बसें चलेंगी। इसे चैलेंज किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार की स्कीम को वैलिड ठहराया। कोर्ट ने कहा कि यहाँ राज्य सरकार की शक्ति का सोर्स, द सोर्स ऑफ पावर, वो टेरिटोरियल नेक्सस नहीं है, बल्कि वो केंद्रीय कानून है, सेंट्रल एक्ट है, मोटर व्हीकल एक्ट, जिसके तहत राज्य सरकार ये स्कीम बना रही है।
सेंट्रल एक्ट खुद राज्यों को ऐसी इंटरस्टेट स्कीम्स बनाने और लागू करने की शक्ति देता है। इसलिए राज्य के एक्शन का एक्स्ट्रा टेरिटोरियल प्रभाव होने के बावजूद वो वैध है। जैसे दिल्ली सरकार डीटीसी की बसें नोएडा या गुड़गांव तक चलाने का फैसला लेती है, तो वो मोटर व्हीकल एक्ट के फ्रेमवर्क में करती है। उसे नेक्सस साबित करने की जरूरत नहीं। अच्छा, समझ गया। यानी पावर ऊपर से, सेंट्रल कानून से आ रही है, इसलिए स्टेट को अलग से अपना कनेक्शन या नेक्सस साबित करने की जरूरत नहीं। लॉजिकल है। और दूसरी स्थिति कौन सी है जहां पर नेक्सस की जरूरत नहीं पड़ती? दूसरी स्थिति भी इसी खजान सिंह केस से ही निकली है। ये तब होती है जब कोई राज्य सरकार संविधान के आर्टिकल 298 के तहत अपनी कार्यकारी शक्तियों का, एग्जीक्यूटिव पावर्स का इस्तेमाल करते हुए कोई व्यापार या व्यवसाय करती है, मतलब ट्रेड और बिजनेस करती है। आर्टिकल 298 ये क्या है? ये कौन सी शक्ति देता है राज्यों को? आर्टिकल 298 केंद्र और राज्य सरकारों दोनों को व्यापार या व्यवसाय करने और उससे संबंधित कॉन्ट्रैक्ट करने की शक्ति देता है। मतलब सरकारें भी बिजनेस कर सकती हैं। जैसे हम देखते हैं सरकारी कंपनियां होती हैं, PSUs। तो खजान सिंह केस में कोर्ट ने ये भी स्पष्ट किया कि जब राज्य आर्टिकल 298 के तहत व्यापार करता है तो उसकी ये व्यापारिक गतिविधियां जरूरी नहीं कि सिर्फ उसकी अपनी भौगोलिक सीमाओं, ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज के अंदर ही सीमित हो। क्या मतलब कोई सरकारी कंपनी या डिपार्टमेंट दूसरे राज्यों में भी अपना बिजनेस फैला सकता है? जैसे मान लीजिए किसी राज्य सरकार की अपनी टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है। हाँ, आपने बिल्कुल सही समझा। मान लीजिए केरल सरकार की टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है, KTDC। उसका मुख्य काम तो केरल में टूरिज्म को प्रमोट करना है। अब इसके लिए वो दिल्ली में, मुंबई में या चेन्नई में अपना ऑफिस खोल सकती है। वहाँ मार्केटिंग कर सकती है, टूर पैकेज बेच सकती है, होटल बुकिंग कर सकती है। ये सब उसकी क्या है? व्यापारिक गतिविधियां हैं, बिजनेस एक्टिविटीज हैं। इन गतिविधियों का असर केरल के बाहर पड़ रहा है, लेकिन इसके लिए KTDC या केरल सरकार को ये साबित करने की जरूरत नहीं कि दिल्ली या मुंबई से उनका टेरिटोरियल नेक्सस क्या है। उनकी ये शक्ति सीधे आर्टिकल 298 से आ रही है, जो उन्हें व्यापार करने का अधिकार देता है। और व्यापार तो स्वाभाविक रूप से सीमाओं को लांघ सकता है। वाह! तो ये दो क्लियर कट स्थितियां हैं जहां राज्य के एक्शन का असर बाहर होने पर भी टेरिटोरियल नेक्सस की पहेली सुलझाने की जरूरत नहीं पड़ती। एक, जब वो सेंट्रल कानून के तहत काम कर रहा हो, और दूसरा, जब वो आर्टिकल 298 के तहत खुद बिजनेस कर रहा हो। तो कुल मिला के ये थी डॉक्ट्रिन ऑफ टेरिटोरियल नेक्सस की कहानी। सामान्य नियम तो देखिए सीधा सा है, राज्य अपने दायरे में कानून बनाए, लेकिन ये डॉक्ट्रिन एक खिड़की खोलता है जो कहता है कि अगर बाहर की किसी चीज से आपका वास्तविक और मजबूत कनेक्शन है तो जरूरत पड़ने पर आपकी नजर और कानून का हाथ वहां तक भी पहुंच सकता है। ये दिखाता है कि कानून कैसे जो स्थिर सीमाएं हैं उनके बावजूद जो प्रवाहमान चीजें हैं, जैसे व्यापार है, टेक्नोलॉजी है, उनके साथ कदम मिलाने की कोशिश करता है। हाँ, और अगर हम इसे थोड़ी बड़ी तस्वीर में देखें तो ये सिद्धांत हमारे संविधान की व्यावहारिकता को, उसकी प्रैक्टिकलिटी को दर्शाता है। सही बात है। संविधान बनाने वालों ने शायद ये समझा कि भारत राज्यों का संघ तो है, लेकिन लोग, व्यापार, संपत्ति, विचार, ये सब राज्यों की खींची हुई लकीरों में हमेशा बंधे नहीं रह सकते। और खासतौर पर आज की इस बेहद कनेक्टेड दुनिया में, जहाँ एक क्लिक पर पैसा बॉर्डर पार कर जाता है, कंपनियां कहीं से भी ऑपरेट करती हैं, लोग कहीं भी रहते हैं और काम कहीं और करते हैं, तो ये डॉक्ट्रिन ऐसे इंटरस्टेट और एक्स्ट्रा टेरिटोरियल उलझनों को सुलझाने के लिए एक न्यायिक उपकरण, एक जुडिशियल टूल मुहैया कराता है। बिल्कुल, ये एक तरह से राज्यों की जो स्वायत्ता है, ऑटोनॉमी है, और देश की जो अखंडता है, यूनिटी और इंटेग्रिटी है, उसके बीच बदलते समय की जरूरतों के हिसाब से एक संतुलन बनाने की कोशिश है। चलिए आगे बढ़ते हैं।